बात को खींचते हुए 17 अगस्त की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, इजराइल और UAE, ठीक है, ये बहुत बड़ा बात है जी। कल तक दुश्मन और आज साथ आने लगे। ठीक है, इजराइल और UAE का अब रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़ने लगा। तो ये अपने आप में पहली बार है इतिहास, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा चीज़। तो रिलेशन ऑफ कन्वीनियंस, रिलेशन एकदम स्टेबल रिलेशन हो रहा है। क्यों ऐसा, तो समझेंगे इसका स्ट्रैटेजिक रीजन क्या है ऐसा, क्यों UAE इजराइल की तरफ मूव कर रहा है, क्या कारण है, तो जानेंगे। सबड्यूड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कल बाबू तुम लोगों को बताए थे ना कि हम करेंगे रिसेशन के बारे में, बताएंगे तुमको कि कैसे स्थिति खराब है और रिसेशन की तरफ हम मूव कर सकते हैं 21 में। ठीक है, तो यही जानेंगे इसमें। और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रशांत भूषण का याद करो तुम लोग, है कि नहीं है। प्रशांत भूषण क्या किया था, भूषण ने 2 ट्वीट किया था जिसमें चीफ जस्टिस, 4 चीफ जस्टिस को उसने धता बता दिया था कि आप गलत डिसीजन दे रहे हो। हाँ, और एक मोटरसाइकिल इतना महंगा वाला वो ऑडिशन वाला जो चला रहे थे, उसके खिलाफ सिग्नेचरी अभियान चला रहा है, हम देखे थे। तो ये इससे रिलेटेड है कि क्या है ये। ठीक है, यानी कि इसका हम बता चुके हैं तुम लोग को जुलाई में या फिर अगस्त में ही बताए हैं, वहाँ जाके जोड़ लेना इसको। हालांकि हमको कल बता देना चाहिए कि ये भी पढ़ के आओ, मगर कोई बात नहीं, आज रिपीट हो जाएगा। समझे, ये 3 चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एडिटोरियल है वो 15 अगस्त को आया था हिंदू में, और दूसरा क्या है 16 अगस्त को आया था। ठीक है, 2 एडिटोरियल का क्लब है। फर्स्ट एडिटोरियल फटाफट खोल के देख सकते हो तुम सिलेबस को। इंटरनेशनल रिलेशन है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट है, इंडियन डायस्पोरा। नहीं देखना है, एक बार देख लेना और दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है ना। बाबू तुम लोग को भेज दिया गया है डायग्राम, पिक्चर भेज दिए गए हैं, है ना। अभी जो भेजे थे कि नहीं भेजे थे तुम लोग को इसमें, उसमें हम गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का भेजे हैं। ठीक है, इजराइल देखो, इजराइल का हिस्ट्री समझो बाबू, इजराइल क्या हुआ, उसमें मैप भेजे हैं तुमको। देखो इजराइल है ना, इजराइल कोई कंट्री नहीं था, ये फोर्सफुली बना है 60 के दशक में। ठीक है, 48 का कैसे वार होता है उसके बाद बना है। क्यों, देखो फिर तुमको इसके लिए फिर तुमको जुडाइज्म की तरफ मूव करना होगा। तुमको पता है ज्यूस लोग, जैसे जिसमें ये भी है, आइंस्टाइन साहब भी है, मार्क जुकरबर्ग जो तुम्हारा फेसबुक का जो मालिक है वो ज्यूस है। अब एक चीज़ तुम लोग को समझना होगा, ठीक है ना, एक चीज़ तुमको समझना होगा कि ज्यूस लोग है ना बहुत ही कैलिबर होते हैं, उनके अंदर बहुत कैलिबर होता है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं बाय बर्थ। आइंस्टाइन जितने भी देखोगे बड़े बड़े ज्यूस लोग बहुत ऊपर तक पहुँचे हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में उनका तो हाथ तो छोड़ो, मतलब गजब है उसका। तो जब ज्यूस कम्युनिटी ने ये रियलाइज़ किया कि हम तो, हमारे जब क्रिश्चियनिटी हमेशा उसको मारा है ज्यूस को। क्यों, क्योंकि ये हमेशा से ब्लेम लगता है। मैं फिर हिस्ट्री, बहुत पुराना हिस्ट्री जा रहा हूँ जी, बहुत पुराना, ये 1st सेंचुरी का बात कर रहा हूँ। जब जीसस क्राइस्ट मरे थे तो लोग ये भी कहते कि जीसस क्राइस्ट को मारने वाला कौन था, ज्यूस लोग था, ऐसे हाथ करके बांध दिए थे, ज्यूस था। तो इसलिए एक मूवमेंट चला जिसमें ज्यूस को कुछ समझा ही नहीं गया, और वही रूप है कि तुम्हारा हिटलर क्या किया, ज्यूस को मरवा दिया, है ना। ज्यूस का मासाकार हो गया, जेनोसाइड हो गया ज्यूस का। ज्यूस के लिए कोई लैंड है ही नहीं, इंडिया में शरण दिया ज्यूस। इसलिए बोलते हैं कि जब बेंजामिन नेतान्याहू इंडिया आते हैं तो हर समय थैंक्स बोल के जाते हैं, बताए थे ना कभी कल्चर में। अब तुमको समझना होगा कि यानी कि ज्यूस के लिए कोई प्लेस है ही नहीं, जैसे हिंदू के लिए प्लेस है इंडिया, मुस्लिम के लिए पाकिस्तान है, और भी बहुत सारी जगह है, बांग्लादेश है, और बहुत इस तरह उस समय मांग उठने लगा कि ज्यूस के लिए भी एक जगह होना चाहिए। तभी ये लोग लड़ के झगड़ के एग्रेशन से एक प्लेस लिए हैं, और वही प्लेस बाद में जाके इजराइल बना है। हाँ, मगर देखो इजराइल में ही स्पेशली वो एरिया जेरूसलम, याद करो, उसमें बहुत सारा रिलीजन का वो मेन था। ओल्ड टेस्टामेंट वाला जो कहानी बताए थे, वो क्रिश्चियन के लिए भी सेक्रेट है। हाँ, ठीक है, और ज्यूस का भी, ज्यूस कम्युनिटी के लिए भी वो सेक्रेट है। अब वहाँ पे क्या कि पैलेस्टीन एक कंट्री सुने होंगे, ठीक है ना। तो पैलेस्तीन का जो है उसमें बोलता है कि क्या कि 2 कंट्री होना चाहिए, यानी कि पैलेस्तीन भी एक कंट्री का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इजराइल उसका जगह को बहुत कब्जा कर रखा है, इजराइल एग्रेसिवली, क्योंकि इजराइल बहुत डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता है इजराइल को, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है।
तुम सोच भी नहीं सकते कि उतना डेवलप्ड है, इतना छोटा कंट्री बड़ा बड़ा कंट्री के कंधे से कंधे चलता है वो, बस डिफेंस में है। इसलिए डिफेंस का टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, इतना आगे कि वो सोचो कि यूएस भी कभी भी एंटोगनाइज नहीं करता। यूएस और उसका रिलेशन हमेशा साथ साथ पैरेलल चला। ये क्यों तो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो समझिए अब हुआ क्या, देखो याद करो कुवैत का हमला, ईरान का हमला, याद करो। तो 60-70 के दशक में क्या होता है कि अरेबियन पेनिनसुला में, ठीक है, बहुत मारकाट होता है, बहुत झगड़ा होता है। और बाद में क्या होता है कि यहाँ से 3 पावर बनते हैं। एक पावर को लीड करेगा ईरान, एक पावर को लीड करेगा सऊदी अरब, और एक पावर बन जाता है तुम्हारा इजराइल। यानी कि पूरा अरेबियन पेनिनसुला में इजराइल भी एक इंडिपेंडेंट पावर है, उसको भी कोई हिला नहीं सकता है। बात समझे। अब क्या हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि ईरान का एक्टिविटीज कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ईरान क्या कर रहा है, ईरान का एक्टिविटी इतना बढ़ रहा है कि यूएई क्या, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो क्या, हाँ सऊदी अरब का ही अलग है, अलग कंट्री है जो कि सऊदी अरब के साथ चलता है। वो क्या कर रहा है, इधर आ रहा है, इजराइल की तरफ आ रहा है। और हो सकता है कुछ दिन में, हर समय सऊदी अरब ने इजराइल को खराबी बोला, हो सकता है इससे तुम्हारा सऊदी अरब कुछ दिन में इजराइल की तरफ मूव करे। ये फ्यूचर प्रोटेक्शन है। क्यों, ईरान को अलग करने के लिए। सऊदी अरब की यूएई है, अभी यूएई आया, सऊदी अरब अलग कंट्री है। ये पेनिनसुला प्लेटो का है कि नहीं है, बोले थे ना सऊदी अरब है, अगल बोला है ना वहाँ पे, दुबई जिसका पार्ट है यूएई का, हाँ कतार भी है। तो सुनो, समझ में आया बात, यही समीकरण है, यही बताएंगे। तो ऊपर देख लो तुम लोग, इसी चीज़ के बारे में समझना है। देखो जॉर्डन है यहाँ पे, मैप देखना है, पूछता है सिविल सर्विस में। सिविल सर्विस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इजराइल का बाउंड्री क्या मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है, तो देखो मेडिटेरियन सी से है कि नहीं है। नहीं समझ में आया तो ऊपर जाकर मैप देख लो, मेडिटेरियन सी दिख रहा है इटली के नीचे। इटली पता है कहाँ है, मेडिटेरियन सी देखो इजराइल से टच है, मेडिटेरियन सी देखो, हाँ तो इजराइल टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो इजराइल वो कंट्री बहुत छोटा है, इसीलिए बोलते हैं बैठो इधर, ठीक है ना। हाँ समझे, इसका मैंने फिगर बहुत अच्छे से भेज दिया। अब तुम वो फिगर देखो जो हम भेजे हैं तुम लोग को व्हाट्सएप पे जाके, उसमें वेस्ट बैंक देखो और गाजा स्ट्रिप देखो और गोलन हाइट्स देखो, ये 3 देखो। तो अभी जस्ट रूम में जाके भेज दिए थे तुमको, उसी से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से देख लो। उसमें वेस्ट बैंक देखो, गाजा स्ट्रिप देखो और गोलन हाइट्स देखो, 3 और गोलन हाइट्स। हाँ तुम्हारा गाजा स्ट्रिप तुम्हारा इजिप्ट के बाउंड्री के साथ होगा, हाँ इजिप्ट के बाउंड्री के साथ, ठीक है ना। और गोलन हाइट्स तुम्हारा जॉर्डन के पास होगा, और वेस्ट बैंक तुम्हारा उसके पास होगा, ठीक है। गोलन हाइट्स भी देख लो, ये 3 जगह देख लो। ये 3 जगह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी पैलेस्तीन लोगों को बहुत गंदे तरीके से मारा जा रहा है वहाँ पे, इजराइल वाला लोग सब मार रहे हैं, ठीक है। यही तो है सिस्टम, यही तो यूएन में बार बार जाता है, मुद्दा उठता है, छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत साल से चल रहा है ये। इसमें इंडिया का क्या प्रतिक्रिया है, इसके लिए तुमको मैप समझना होगा कि मैप क्या है, इसलिए भी अलग से भेज दी है तुम लोग को। ये जाति छोड़ दो, ये एक लैंड है, ये क्लेम करता है, मैं इसको लैंड होने नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि यही बात है, क्योंकि इजराइल उसका जगह बहुत सारा, वही जगह कौन बोले, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और तुम्हारा गाजा स्ट्रिप देख लिए। फिर से आ जाओ, आप एडिटोरियल पे आ जाओ। देखो आप समझो कि यूएई एंड इजराइल फॉर फुल डिप्लोमेटिक टाइज, अब ये दोनों साथ में आना चाहते हैं। द डील विल ऑल्सो हॉल्ट द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्युपाइड लैंड एज सॉट बाय द पैलेस्टीन फॉर देयर फ्यूचर स्टेट। तो क्या बोला जा रहा है कि अब जब समझौता किए हैं ये दोनों निकट आ रहे हैं कंट्री, तो ये एक शर्त हुआ यूएई की तरफ से कि आपने जितना एनेक्स किया है, ठीक है, उसको हल्ट कर दीजिए, रोक दीजिए, मत करिए एनेक्स पैलेस्टीन का लैंड, ठीक है। तो बोला इजराइल ठीक है, नहीं करेंगे। समझे, हॉल्ट मतलब क्या, रोकना। जो एनेक्सेशन ऑक्युपाइड लैंड है जो पैलेस्टीन मांग रहा है और जो कौन लिया है, इजराइल लिया है, तो रोक दिया। इट मेक्स द यूएई द फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट टू डू सो एंड ओनली द थर्ड अरब नेशन टू हैव एक्टिव डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। यानी कि पूरा अरब कंट्रीज में ये थर्ड कंट्री है जो इजराइल की तरफ मूव किया है। बाकी 2 कंट्री किए हैं, बताएंगे थोड़ी देर में। अब ये क्यों बड़ा बात हो गया, क्योंकि इसलिए बड़ा बात हुआ, अभी थोड़ा हिस्ट्री खोलेंगे थोड़ी देर में, तुमको पता चलेगा। जब इजराइल एक कंट्री बनाया, अपने आप को घोषित किया कि हम कंट्री है, उस समय तुम्हारा ये पेनिनसुला में, अरबियन पेनिनसुला में बोला कि हम इसको कंट्री का मान्यता देगा ही नहीं इसको। मगर ये लोग इतना टेक्नोलॉजिकली इक्विप है कि बाद में
देना शुरू कर दिया इसको, डर गया इससे, इतना पावरफुल कंट्री है ये, समझ गए ना बात को। यानी कि जो 2 कंट्री पहले दिया वो उसने स्वीकार कर लिया कि आप कंट्री हैं, और ये कंट्री यूएई भी इसके पास है, इसका ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि इजराइल ने जो भी एनेक्स करके अपना इजराइल कंट्री बनाया है इसका मतलब ऑथेंटिक है। ये ऐसा क्यों करते हैं? डिप्लोमेसी के लिए और स्ट्रेटेजिक रीजन के वजह से। क्यों? क्योंकि उसको ईरान को कंटेंट करना है, पावर ब्लॉक जोड़ के ईरान को कंटेंट करना है। आगे देखो, मोर ऑन यूएई इजराइल डील। अब समझो, नाउ UAE offered full diplomatic recognition in return for Israel's suspension of planned annexation, not for any relaxation of वही सेम चीज क्या है, अब सस्पेंड कर दिया उसने, एनेक्स नहीं करेगा उस जगह को। इजराइल मेड पीस विद अरब कंट्री विदाउट रिटर्निंग टू द 1967 बॉर्डर। वही बोला है कि 1967 में जो बॉर्डर अपनाया था इसने, और सब लोग बोल रहे थे कि नहीं तुम कंट्री नहीं बन सकते हो, अब तो ये लोग मानना शुरू हो गया, अब तो रिकॉग्नाइज कर रहा है इसको। तो क्या बोला कि इजराइल ने भी इस पीस को साइन कर लिया अरब कंट्री के साथ, ठीक है ना। यूएई पीस एग्रीमेंट कम क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बैक टू बैक डिसीजन टू रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज इजराइल कैपिटल एंड इट्स सॉवरेनिटी ओवर द सीरियन गोलन हाइट्स। ये इसलिए क्योंकि बोले ना कंधा टू कंधा मिला के चलता है यूएस ने बोला क्या है जेरूसलम जाओ तुम्हारा कैपिटल है, क्योंकि डिस्प्यूट है फलस्तीन और इसका। फलस्तीन बोलता है कि मेरा जगह है, इजराइल बोलता है कि मेरा है क्योंकि मेरा कैपिटल है। और यदि यूएस बोल दे कि ठीक है इजराइल का कैपिटल यही होगा जो इजराइल बोल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि पावरफुल कंट्री है। तो वही बोल रहा है कि यूएई ने ये एग्रीमेंट मान लिया कि ठीक है जो ट्रम्प बोल रहा है तो कंधे से कंधे मिला कर बोल रहा है कि जेरूसलम क्या है, जेरूसलम इजराइल कैपिटल, हम भी सहमत हैं इससे। और जो आपका सॉवरेनिटी है वही गोलन हाइट्स अभी देखे थे तुम लोग कि गोलन हाइट्स को क्या किया, एनेक्स किया फलस्तीन से, उस पर भी मान गया बात, उस पर भी यूएई मोहर लगा दिया ठीक है जो आप एनेक्स किए वो आपका एरिया है। क्लियरली ये क्या है, यूएई ने जो पहला अरब इनिशिएटिव हुआ था कि इसको कंट्री नहीं मानना है हमको, उसको धता बता दिया इसने यूएई ने। यानी कि समझ रहे हो समीकरण कैसे चेंज हो रहा है। अब ये समझ कि कैसे अरब इजराइल रिलेशन 1948 के बाद बोले ना इसका हिस्ट्री है पीछे कैसे बदला है, तो समझो। अरब कंट्रीज इंक्लूडिंग इजिप्ट, ठीक है, सीरिया, ईरान, इराक फॉट देयर फर्स्ट वार विथ इजराइल इन 1948। यानी कि पहला वार लड़ा था इजराइल से, लड़ा था इस समय आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ अनाउंस। जैसे कि 1948 में बोला इजराइल के हम फॉर्म हो गए, ठीक है, जब बोला कि हम फॉर्म हो 1948 में फॉर्म हुआ है इजराइल भी, इससे अरब कंट्रीज़ का दिमाग खलबला गया और बहुत सारे कंट्री मिलकर उससे वार किए हैं, यही कंट्रीज सब। द वार एंडेड विथ इजराइल कैप्चरिंग मोर टेरिटोरी। इजराइल देखो उस समय इतना पावरफुल था, ये सबको हरा दिया और टेरिटोरी ले लिया, देखो इंक्लूडिंग वेस्ट जेरूसलम, वही वेस्ट जेरूसलम को अपना हाथ कर लिया। देन व्हाट द यूएन पार्टीशन प्लान ओरिजिनली प्रपोज फॉर ज्यूइश स्टेट। और जहाँ पे यूएन में भी ये कन्वेंशन चल रहा था कि ज्यूस पीपल ऐसा है कि जिसको शुरू से ही खराब बोला गया है, उसको मारा पीटा गया है, एक जगह तो ज्यूस को मिलना ही चाहिए। ये यूएन में भी मांग उठ रहा था, यूएन में मांग केवल उठ रहा था, यूएन में मांग उठना मतलब जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल हो, मगर ये लोग कर लिए इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, जो प्रपोज था वहाँ पे वो कर लिए आफ्टर डैट। अब उसके बाद क्या हो, देखो समीकरण कैसे बदला। इजराइल एंड अरब से फॉर 3 मेजर वार, और ज़्यादा वार, क्यों हरा दिया उसको, और 3 नया फिर वार लड़ता है। वही 56 का स्विच कैनाल वाला कन्फ्लिक्ट कहीं बताए थे ना, स्विच कैनाल का, ठीक है। फिर उसके बाद 67 का 6 डे वार होता है, फिर तुम्हारा 73 में होता है। यानी कि देख रहे हो कंसेक्यूटिव फाइट हो रहा है 60 और 70 के दशक में। इसका मतलब रिलेशन कितना खराब चल रहा था अरब कंट्री के साथ और इजराइल के साथ। आफ्टर 67 वार इजराइल कैप्चर द सिनाई पेनिनसुला, वहीं पे जहाँ पे दिया गया था 10 टेस्टामेंट दिया गया था, बोला गया था 10, यही है सिनाई, इजिप्ट का एरिया, याद आ रहा है, उसको भी कैप्चर कर लिया। बताओ गाजा स्ट्रिप को भी कैप्चर कर लिया, वही ना बोले ना कि इजिप्ट के पास है, इजिप्ट का ले लिया एरिया। कितना पावरफुल है बाबू, ठीक है ना। वेस्ट जेरूसलम ले लिया, वेस्ट बैंक भी जोर्डान से ले लिया, गोलन हाइट भी सीरिया से ले लिया। जाओ हमको तुम लड़ेगा, जाओ तुम्हारा जीत जाएगा। इसलिए बोलते कोई टच नहीं करता इस कंट्री को। चाइना का भी हिम्मत नहीं है इजराइल को टच करने का, जान लो तुम लोग। ठीक है ना, कॉमन आदमी को भी कोई नहीं, इसको कोई चलाता नहीं डर से। इसके ऊपर तो बहुत किताब निकला है इजराइल से पर कि इजराइल को कोई टच भी नहीं करना चाहता है, क्यों टच करेगा तो हम उसी को होगा। तो ये सीखना चाहिए डिफेंस किस लेवल पे होना चाहिए। सब्सिक्वेंट उसके बाद क्या, इतना कैप्चर कर लिया नेबरिंग स्टेट, उसके बाद क्या हुआ, अरब कंट्रीज कन्वेन इन खार्तूम
एंड डिक्लेयर देयर फेमस 3 नोज। अब उसके बाद अरब कंट्रीज मिलके 3 नोज का एक फॉर्मूला निकाला। 3 नोज मतलब क्या कि नो पीस विथ इजराइल से कभी पीस हो ही नहीं सकता आने वाले समय में। नो टॉक्स विथ इजराइल से कोई बातें नहीं हो सकता। नो रिकॉग्निशन टू इजराइल। बात समझ में आया? तो इजराइल को कितना खुन्नस है, उसके प्रति कितना खुन्नस है। तो यूएई आया, इसका मतलब खुन्नस कम कर रहा है। अब उससे पहले 2 कंट्री और आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि डायनेमिक जब चेंज होता है तो दुश्मन को भी दोस्त बताना पड़ता है। यही समझो, ये केवल आदमी के बीच में नहीं हो रहा है, ये कंट्री टू कंट्री भी हो रहा है। इन द अदर वर्ड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर नसीर साहब थे, उनके जो सक्सेसर हुए हैं, स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स टू गेट सिनाई। ये बोले कि हम सिनाई पेनिनसुला पक्का इजराइल से लेंगे, जो हम हार गए थे 70 के दशक में, है ना, 60 के दशक में, 67 में। His efforts coupled with American pressure on Israel led to the Camp David Agreement of 1978। तो क्या हुआ कि अमेरिकन को उसने अपने ओर खींचा, ठीक है, समझौता किया। किसने? इजिप्ट ने। बोला कि सर ऐसे से बात है। तो उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ 78 में। अ ईयर लेटर उसके बाद क्या हुआ कि इजराइल एंड इजिप्ट कंक्लूडेड पीस ट्रीटी, दोनों ने किया, एज पार्ट ऑफ विच इजराइल विड्रॉ फ्रॉम द इन रिटर्न टू फॉर इजिप्शियन रिकॉग्निशन। इजिप्ट बोला कि इजिप्ट को लैंड लौटा दिया, ठीक है। और तब इजराइल इजिप्ट बोला कि ठीक है, तुमको कंट्री हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नेवर को खुश तो रखना है ना, ठीक है ना। तो वो एरिया दे दिया उसको। अब तो 2 कंट्री बोले थे ना, तो इजिप्ट ने कैसे रिकॉग्नाइज कर दिया देखो। फिर 94 में क्या, जॉर्डन बिकम सेकंड कंट्री टू साइन अ पीस। फिर जॉर्डन ने भी साइन किया, क्योंकि जॉर्डन का भी हथियार आया था। तो ऊपर वाला तो क्या हुआ, पहले इजिप्ट पीस ट्रीटी साइन किया, जिसको रिकॉग्निशन मिल गया, यानी कि 3 नोज था उसको खत्म कर दिया उसने। उसका जॉर्डन ने भी 3 नोज को खत्म कर दिया। और अब कौन खत्म कर रहा है? यूएई खत्म कर रहा है। समझो बात को। मतलब अभी भी जो है सऊदी अरब और ईरान खुन्नस में। अब कुछ दिन में फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है कि सऊदी अरब भी 3 नोज को खत्म कर रहा है। कैसे? देखो समझो बात को। इन प्रीवियस 2 ओकेजन सेफ गार्ड्स फॉर पैलेस्टीन वर देयर। और मगर देखो ये गजब बात है, ठीक है हम लौटा रहे हैं, मगर हाँ पैलेस्टीन है जो, वो भी एक कंट्री बनना चाहिए। वो तो कंट्री होना ही चाहिए जिसे आप हथियाए हैं। ये पहले 2 ओकेजन में था, इजिप्ट के भी कॉन्सेप्ट में था, पीस ट्रीटी में था कि वहाँ के लोगों को आप इस तरह मार नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत धड़ल्ले से मार रहा है लोग वहाँ पर। अच्छा। जॉर्डन के साथ भी ट्रीटी हुआ था, तो इसमें पैलेस्टीन का बात था, ठीक है। इजिप्ट एंड इजराइल अग्रीमेंट देखो, इसमें हुआ क्या क्या हुआ था। व्हेन इजिप्ट एंड इजराइल मेड पीस, इजराइल अग्री टू रिटर्न द सिनाई बैक टू द इजिप्ट, है ना, पेनिनसुला दे दिया। फ्रेमवर्क बना तुम्हारा मिडल ईस्ट अग्रीमेंट बना, ठीक है। इट प्रॉमिस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी इन द वेस्ट बैंक। इससे प्रॉमिस क्या हुआ, उसमें और भी था कि हम वेस्ट बैंक में अपना एक बनाएंगे, गाजा में बनाएंगे, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था, ठीक है ना। एंड डिमांडेड इजराइल विड्रॉल फ्रॉम द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। बोला कि इजराइल हम मान्यता देंगे। वही बोला ना, यूएन में था ना कि इजराइल को मिलना चाहिए, जूस लोग कहीं नहीं है तो वहाँ सेटल होना चाहिए। फिर जॉर्डन के साथ हुआ तो क्या हुआ, जो जॉर्डनियन इजरायली केम इनटू आफ्टर इजराइल एग्रीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पैलेस्टीन अथॉरिटी इन द। जॉर्डन के साथ इसीलिए हुआ था क्योंकि इसने बोला था कि पैलेस्टीन अथॉरिटी को भी हम वेस्ट बैंक और गाजा में देंगे। यानी कि गाजा, वेस्ट बैंक जो देखते हो गाजा में, ये 2 जगह मिलकर पैलेस्टीन बनेगा, मगर वो इजराइल का एरिया है। अब देखो इजराइल का एरिया, समझो ये बात, समझो यहाँ समझो, ये इजराइल का एरिया है और वेस्ट बैंक इधर है और गाजा स्ट्रिप इधर है, अलग है। ये बोला कि ये प्लस ये करके हम पैलेस्टीन बनाएंगे, जॉर्डन के और सीरिया हाँ बनाएंगे। ये तो डिसकंटिन्यू लैंड है। कैसे डिसकंटिन्यू लैंड, 2 लैंड को आप कंट्री का घोषित करेंगे, उसके लिए कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। तो ये जॉर्डन और इजराइल ट्रीटी हुआ था, मगर क्या हुआ, फिर भी पैलेस्टीन जो कंट्री बनना चाहिए था वो तो नहीं बना, और ये हमेशा विवाद में रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो दोनों ही ट्रीटी में, दोनों ही पीस ट्रीटी में, चाहे वो इजिप्ट के साथ हो चाहे जॉर्डन के साथ हो, दोनों में ही पैलेस्टीन को राइट देने का बात था। बट इन द प्रेजेंट यूएई रीजन, मगर अभी का जो देखो यूएई में ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल हैज़ नॉट मेड एनी एक्चुअल कंसेशन टू द पैलेस्टीन। तो थर्ड वाला जो ट्रीटी हुआ इसमें पैलेस्टीन का कोई कंसेशन ही नहीं दिया कि हम इसको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, यानी कि गाजा स्ट्रिप वेस्ट बैंक ऐसा कुछ नहीं देने वाले हैं इसको। द एनेक्सेशन प्लान वाज अ थ्रेट, द विड्रॉल ऑफ द थ्रेट वाज पैकेज एज अ कंसेशन। तो बात समझे, कहने का मतलब ये कि हम नहीं देंगे, जाओ। हमारे यूएई को फिर भी आना है, यानी कि यूएई अब पैलेस्टीन का कोई बात नहीं कर रहा है, बस उसको दोस्ती का हाथ बढ़ाना है कि भी डेवलप कंट्री और डिफेंस लग रहा है इसका, कोई ना चाहेगा दोस्ती। वही देखो, द एनेक्सेशन प्लान वाज थ्रेट, बोला कि जो एनेक्सेशन आप कर रहे थे उसका कैप्चर कर रहे थे वो एक थ्रेट है,
बस ये कि आप हॉल्ट कर दो, स्टेटस को मेंटेन कर दो, यानी कि वहाँ पे कुछ मत करो, ऐसे जस का तस रख दो, ठीक है ना। आप ज़्यादा मत करो, एनेक्स ने कर लिया आप रखने दो, क्या कि हर समय मारकाट हो रहा था और उस तरह वो सिस्टम, वो जगह क्या था कि टर्मोइल में था, कन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो यूएई तो यही इसलिए साइन हुआ कि आपको हॉल्ट करना होगा, एनेक्सेशन है ना, पहले ही बताती है। मगर अभी भी पैलेस्टीन राइट्स को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हॉल्ट कर रहे हैं आप, एनेक्सेशन को हॉल्ट कर रहे हैं, पैलेस्टीन राइट्स को आप नहीं दे रहे हैं। किसके ट्रीटी में? नहीं, अभी यूएई का, ठीक है। तो व्हाट ईरान एंड टर्की सेड, इस पर ईरान क्या बोलता है, टर्की क्यों? ईरान से तो खुन्नस है। तो देखो आप तुमको समझ में आया कि ये अरब चल कैसे रहा है, ये कंट्री समझ नहीं होती, ये बहुत बढ़िया एडिटोरियल है, जैसे तुमको वर्ल्ड का बहुत समझ में आया कि पॉलिटिक्स कैसे चलता है। ईरान स्लैम द एग्रीमेंट एंड इट सीज अरब इजराइल टाइज एज अ डायरेक्ट थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी, बोला कि हमारे सिक्योरिटी को दिक्कत है, और इसलिए उसको एग्रीमेंट को बोला कि स्लैम कर दिया, बेकार है ये एग्रीमेंट। टर्की सेड, टर्की क्या बोलता है, पीपल ऑफ रीजन विल नेवर फॉरगेट एंड विल नेवर फॉरगिव देयर हाइपोक्रिटिकल बिहेवियर। क्यों देख रहे हो किसने इनेक्स किया, कितना वो किया 60 के 70 के 48 के दशक में, है ना, 4 वार हुआ कि नहीं, 3 वार पहले हुआ, 48 में वार हुआ था। टर्की एंड ईरान इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ द पैलेस्टीन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। अब पैलेस्टीन बनना ही चाहिए, इस चीज़ को किसी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो ये तुम्हारा कौन है, ईरान और टर्की है। जाहिर सी बात है इसको खुन्नस होगा इसको इस चीज़ का, क्यों? क्योंकि अभी का जो ट्रीटी है उसमें कहीं पे भी बात नहीं है पैलेस्टीन राइट का। समझ में आ रहा है? इंडिया का रिएक्शन क्या है, जरूरी है, क्यों? क्योंकि इंडिया का अरबियन पेनिनसुला में सभी के साथ कंट्री रिलेशन अच्छा है, एक्सेप्ट टर्की। टर्की के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है हम लोग का, क्यों? क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया था कुछ दिन पहले, तुम लोग को पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भाषण था एर्डोगन का, उसका प्रेसिडेंट का, उसने इंडिया को एंटागोनाइज कर दिया, और इंडिया का दिमाग खराब हुआ, इंडिया ने भी ले लिया उसका ट्रेड में, अगले दिन से ही ट्रेड में उसको दिखा दिया टर्की को इंडिया का, ठीक है ना। मैं इंडिया का देखो, इंडिया को फूक फूक के सुनो, इंडिया को मैं फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे इंडियंस लोग अरब में बहुत ज़्यादा है। ब्लू कलर जब और व्हाइट कलर जब याद करो, केरला में पैसा रिमिटेंसेस आता है, यदि वहाँ कुछ दिक्कत होगा तो फिर डॉलर डिप्लोमेसी में दिक्कत होगा। तो इंडिया यदि कुछ हो रहा है तो स्टेटमेंट भी नाप तोल के ही देगा, यानी कि दोनों को बैलेंस करेगा, इजराइल के रिलेशन को भी बैलेंस करेगा, साथ साथ पैलेस्टीन को भी करेगा, क्योंकि पैलेस्टीन का सपोर्ट डायरेक्ट ईरान का है और इंडिया का ईरान से भी है। बात समझ में आ रहा है? तो इंडिया समझो, इजराइल से भी है, ईरान से भी है, सऊदी अरब से भी, यही तो खासियत है हमारे डिप्लोमेसी का, ओमान से भी, यही तो सॉफ्ट पावर है हमारे, यमन से भी है। कि इसमें कितना भी दुश्मनी हो हम ऐसा रिलेशन बनाएंगे कि सबसे मिल के रहे। इंडिया क्या बोलता है? ठीक है, तो देखो इंडिया वेलकम करता है इस चीज़ को, मगर साथ साथ हमेशा एक्सेप्शनल क्लॉज होगा। देखो देखते जाओ तुम, इंडिया वेलकम द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन इजराइल एंड कॉलिंग देम द बोथ स्ट्रेटेजिक, बोला ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, दोनों ही कंट्री हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, जरूरत है, क्यों? क्योंकि दोनों ही कंट्री में हमारे लोग हैं, और एक कंट्री इजराइल से हम पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते थे, यूएई पे हम क्रूड ऑयल के लिए डिपेंड करते हैं, और हमारे वहाँ लोग हैं काफ़ी, स्पेशली यूएई में। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड पीस, इंडिया ने हमेशा पीस को ही किया, स्टेबिलिटी को किया, और वेस्ट एशिया में चाहा है कि पूरा पीस मेंटेन हो, ठीक है, विच इज़ एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड वेलकम द फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज, इसको वेलकम किया, अच्छी बात है, यदि 2 कंट्री मिल रहा है तो अच्छी बात है, अरब में शांति आएगा, झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में ये 3 मेजर ब्लॉक के बीच में तो हमेशा झगड़ा हो रहा है ना, कोई बोला हम सुप्रीम है, अब 2 ब्लॉक तो करीब आया है, मगर फिर भी देखो अब यहाँ पे देखो क्या डालता है, रीअफर्मिंग इट्स ट्रेडिशनल सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीन कॉज, बोल दिया ना पैलेस्टीन भी बनना चाहिए, लगा दिया ना इंडिया। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कॉल फॉर द अर्ली रिजम्पशन ऑफ टॉक्स फॉर अ 2 सेपरेट सोल्यूशन, बोल दिया ना 2 स्टेट होना चाहिए, पैलेस्टीन को भी मिलना चाहिए राइट्स, एक्सटर्नल अफेयर्स बोला है, ठीक है, आप अच्छा किए, करना मतलब इंडियन गवर्नमेंट बोला है। देखो इंडिया ने कैसे बैलेंस किया, और ये बैलेंस कौन करता है, एक IFS करता है, सिविल सर्वेंट ही करता है। जयशंकर साहब कौन है, IFS, हमीद अंसारी भी IFS थे, जो तुम्हारा वाइस थे, यानी कि तुम IFS बन के तुम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, मिनिस्टर भी बन सकते हो। हाँ IFS थे, हाँ डिप्लोमेट थे वो, डिप्लोमेट कहा जाता है IFS को, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो शेयर एंटीपैथी विथ ईरान, द रीजन फॉर द चेंज इन अरब कंट्रीज बिहेवियर, क्यों अरब कंट्रीज के बीच में ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है, क्यों? डायरेक्ट बोल दिए कि ईरान को कंटेन करने के लिए, है ना। तो देखो द ओल्ड एनिमिटी बिटवीन अरब कंट्रीज एंड इजराइल हैज डिसिपेटेड, जो पुराना कॉन्सेप्ट था
दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी था वो खत्म हो रहा है ना। द सुन्नी अरब किंगडम्स इन द गल्फ रीजन सच एज जैसे सऊदी अरब है एंड यूएई है हैड डेवलप्ड बैकरूम कॉन्टैक्ट विद इजराइल ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स। बोल रहे हैं ना कि सऊदी अरब और ये तुम्हारा ये यूएई है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इजराइल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बोले ना कि आने वाले समय में तुमको स्पष्ट रूप से सऊदी अरब को भी देखने को मिल जाएगा इंचिंग टुवर्ड्स योर। देखो वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज एंटीपैथी टुवर्ड्स ईरान। ईरान से खुलना से इसलिए बता चुके हैं। बोथ दिस ब्लॉक्स वेर वॉरी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ईरान आउटरीच। देखो इसमें देखो ये समझना होगा तुमको, बैरक ओबामा ने क्या किया, ईरान को पूरी तरह से वो नीचे दिखा दिया, सैंक्शन लगा दिया, है कि नहीं है? अच्छा, ओबामा पहले लगा, ओबामा का बात कर रहा है। देखो ओबामा पहले, देखो अब समझना पड़ेगा। ओबामा ने क्या किया था, जो न्यूक्लियर डील हुआ था ईरान के साथ, उसमें जो सैंक्शन पहले चल रहा था, पहले भी सैंक्शन चल रहा था ईरान के ऊपर, उसको अपलिफ्ट कर दिया, यानी कि ईरान को खोल दिया वर्ल्ड के लिए कि आप ट्रेड कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन था कि किसी दूसरे चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन था। तो जब बैरक ओबामा ने ऐसा किया था तो इससे गुस्सा गए थे तुम्हारा ये सऊदी अरब इजराइल से। अच्छा, क्योंकि दुश्मनी तो बहुत पहले से चल रहा है, तो ईरान का दिमाग खराब हुआ इसका, इजराइल का और सऊदी अरब का। और जैसे ही ट्रम्प प्रशासन आया तो इसको रिवर्स कर दिया फिर से, और लोग खूब खुश, इजराइल और सऊदी अरब खूब खुश, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान किसी तरह बर्बाद हो जाए। तो वही आप समझो कि ये दोनों ही ब्लॉक क्या है कि वड़ी थे, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने उस समय क्या किया कि ईरान को वो किए, सपोर्ट किए थे कि आपका सैंक्शन हटा देंगे। मैं जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बना, ये दो ब्लॉक क्या हुए, दोनों ही एलाइज हैं अमेरिका का, खूब खुश। और फरवरी में क्या किया, ब्रोकर किया कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और बोल दिया कि ईरान के अगेंस्ट हम लड़ेंगे। इससे खूब खुश हो गया ये लोग। इससे क्या हुआ, द मीटिंग ब्रॉट लीडर्स फ्रॉम, इससे क्या हुआ कि सभी जो दूसरे वाले हैं लोग सब साथ आ गए एक साथ, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और बहुत सारे कंट्रीज। Arab countries clearly signal that they are ready to live with Israel occupation of Palestine and also they do not want a major change in the status quo। ये क्या चाह रहे हैं कि इससे यही पता चलता है कि अरब कंट्रीज क्या है, जो पहले ट्री नोज पे चल रहे थे, अब ये ख़त्म कर रहे हैं आस्ते आस्ते। अभी 3 कंट्री आए, आने वाले समय में आस्ते आस्ते सभी कंट्री आ जाएंगे, और इसको कोई परवाह नहीं है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बस स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। अब एनेक्सेशन नहीं हो, स्टेटस को मतलब क्या कि जितना किए कर दो, अब नहीं करो, अब मत करो, क्योंकि लोग मर रहा है फालतू का। मैं फ़लस्तीन का बात नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट फॉर फ़लस्तीन कॉज इज क्लियरली ट्विंडलिंग। जो फ़लस्तीन का बात किया जा रहा था पहले 2 केस में, 2 ट्रीटी में, अब तो कहीं दिखे नहीं दे रहा है वो, है ना। तो देखो कैसे है, फ़लस्तीन और अंडरस्टैंडेबली अपसेट, बहुत दुख है वो लोग को। क्यों दुखी है, यूएई के डिसीजन से, है ना, कि जहाँ पे आप कोई बातें नहीं की है हमारा, ये तो बिट्रेल हो गया एक तरह से, है ना। तो ये अग्रीमेंट कुड फास्ट ट्रैक द चेंजेस दैट आर ऑलरेडी इन द रीजन। ये यही बताता है कि ये किस तरह रिलेशन 21वीं सदी के हिसाब से चेंज हो रहा है, जहाँ पे फ़लस्तीन का वैल्यू ही नहीं दे रहा है, लोग स्ट्रेटेजिक कारण से मिल रहे हैं, इजराइल के साथ मूव किए जा रहे हैं। सऊदी ब्लॉक देख लो, जिसमें इजिप्ट देख लो, यूएई देख, बहरीन देख लो, see their interest being aligned with that of US and Israel and support for Palestine in twiddling। और ये सभी इजिप्ट भी चल जा रहे हैं इजराइल की तरफ और यूएस की तरफ, और फ़लस्तीन का कोई बातें नहीं कर रहा है। इन द नियर फ्यूचर बोले ना, सऊदी अरब, ये बार बोले हैं, सऊदी अरब भी देखो फ्यूचर प्रेडिक्शन, ओमान ऑलरेडी कल्टिवेटेड, ओमान पहले से कर चुका है, रिसेंट ईयर्स में जा चुका है, ठीक है। ओवरऑल द सपोर्ट ऑफ फ़लस्तीन कॉज इज ट्विंडलिंग अमंग, इसका मतलब अरब कंट्रीज में कहीं फ़लस्तीन में कोई बातें नहीं। हाँ, तो रोएगा बैठ के बेचारा फ़लस्तीन, जब फ़लस्तीन के लिए लोग लड़ता था, यानी कि फ़लस्तीन के लिए लड़ने के लिए कौन है, बस टर्की, ईरान है। ये 2 कंट्री से क्या होगा, टर्की उड़ जाएगा। तो फ़लस्तीन इशूज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डेबेट, इसलिए और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा, हो सकता है इसकी वजह से बहुत बड़ा वार हो जाए, है कि नहीं है। 2 ब्लॉक डिवाइड हो जाएगा, टर्की और ईरान डेवलप्ड हो जाएगा, उधर डेवलप्ड हो जाएगा, इधर ये डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक। वो तो नहीं आ पाएगा, मगर ये तो गारंटी था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी गारंटी था कि इंग्लैंड वाला ब्लॉक ही जीतेगा, फिर भी वार किया कि नहीं किया। अब डैमेज, दोनों को डैमेज हुआ। देखो, वेदर द यूएई वुड बी एबल टू प्रेस द ज्यूइश स्टेट टू रिलैक्स इट्स अनह्यूमन एंड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन, स्टार्ट टॉक बिटवीन द ऑक्युपायर एंड द ऑक्युपाइड। क्या ये तो देखते हैं कि कैसे ज्यूइश स्टेट यानी कि इजराइल कैसे रिलैक्स करेगा जो इनह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है फ़लस्तीन टेरिटरी में, ये भी देखने वाली बात है। इफ़ इट कैन नॉट, यदि ये नहीं सुलझाया तो यूएई इजराइल डील वुड बी अ लिटिल सिग्निफिकेंस फर्दर। तो जो फ़लस्तीन के लिए बोला ना कि स्टेटस को मेंटेन करेंगे, और उसके बाद भी यदि इजराइल
स्टेटस को मेंटेन नहीं किया और वहाँ पे एनेक्सेशन अभी भी करेगा तो ये फालतू का बात है। इसका यूआई को इसको कोई मतलब नहीं है, यूआई खाली अपने काम के लिए जा रहा है। द फलस्तीन लीडर्स ऑन इट्स पार्ट शुड अंडरस्टैंड द इमर्जिंग रियलिटी। फलस्तीन को भी पता चलना चाहिए कि वेस्ट एशिया में समीकरण बदल चुका है, अब उसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, उसको समझ में आ जाना चाहिए। द अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू बी अ क्लोज बट द फलस्तीन इजराइल कन्फ्लिक्ट इज टू बी कंटिन्यू विदाउट एनी डिस्पाइट। फलस्तीन ये तो हो गया क्लोज, कन्फ्लिक्ट तो खत्म हो गया, दोनों पास में आ गया क्योंकि हो ही रहा है इराक। फलस्तीन और इजराइल का कन्फ्लिक्ट सदाबहार चलते चला जाएगा। अंडरस्टूड? ये तो सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, लेकिन सर पैलेस्टीन कंट्री है कहाँ सर? पैलेस्तीन नहीं बोले, अभी बना नहीं है, रिकॉग्नाइज चाहिए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पॉपुलेशन क्या है सर? बहुत कम है, जो ही नहीं है। हाँ क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, जो इस लोग मानना चाह रहे हैं। मुस्लिम लोग भी है, एक कोई पर्टिकुलर ही नहीं रहता है। देखो हो गया बात खत्म, दूसरा चलते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इंडियन एक्सप्रेस का देखो 17 अगस्त को आया था 2020 को, ठीक है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का, फटाफट खोलो। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, देख लो। इंडिया लेकिन चलता है ना सोच समझ। कितना नंबर नहीं लाए थे, झूठ हमको उठा के पहले है सर, पहले इंडियन इकोनॉमी हमको पता है, उस समय भी तुम इसलिए नहीं देखी थी, हम उसी समय प्रेडिक्ट कर लिए थे, उस समय प्रेडिक्ट कर लिए थे। हम नहीं बोलते सर, तुम एक चीज़ करोगे तो 10 कंक्लूजन है मेरे माइंड में। सर अपना भी बोलते हैं, हम लोग तारीफ कीजिए। कभी कोई बच्चे को लगेगा कि हम सर को बेवकूफ़ बना देंगे तो बाबू दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मैं बता दूँ तुम लोग को। तुम्हारी तारीफ हर समय करते हैं और हर समय टांग भी खींचते हैं तुम्हारा, ठीक है, और दोनों में ही मज़ा आता है हमको। सुनो तो क्या बात कर रहे थे कि इकोनॉमी की तरफ बुरा हाल हो जाएगा हम लोग का, ये बात समझना होगा तुमको, ठीक है। फिर से इकोनॉमिक चलते हैं कोमल, फिर से समझते हैं कि 60 और 70 के दशक में जो हुआ था, देखो कितना अच्छा किए थे उस समय, पढ़ा दिए थे, तो उसका देखो कितना रेलेवेंस आ रहा है, स्पेशली वही पार्ट रिपीट हो रहा है एडिटोरियल में। तो इसमें यही बोला जाए कि देखो उस समय जो स्थिति था लगभग वही स्थिति फिर से होने वाला है अब भारत में, क्योंकि हम रिसेशन हम पहले विटनेस कर चुके हैं, अब ये रिसेशन अभी होगा। उस समय रिसेशन का बात कुछ और था, उसका कारण कुछ और था, अभी कारण कुछ और है। उस समय कारण क्या था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं था हमारे पास, हम पैसा नहीं दे पा रहे थे कुछ चीज़ खरीदने के लिए, तभी तो मैं LPG लाकर खोल दिए ना। अभी रिसेशन होने का कारण कुछ और होगा। अभी का रिसेशन मतलब है कि इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, बात समझे ना। आपको GDP ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्वेस्टमेंट मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, वहाँ से रोजगार हो रहा है, फिर पैसा फ्लो हो रहा है, फिर सर्कुलेट हो रहा है मनी, तभी ना आपका GDP ग्रोथ करेगा जी। गवर्नमेंट पॉलिसी का फैल्यू। हाँ क्या बोले थे, GDP का निकालने का बहुत अलग अलग तरीका है। एक तरीका क्या है तो उसमें देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, याद आ रहा है तुम लोग को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और एक नेट इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। बहुत सारा फैक्टर है, एक फैक्टर ये भी है, यदि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं करेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो GDP कम हो जाएगा। यदि पब्लिक ठीक से कंज्यूम नहीं करे, खाना नहीं खाएं तो कम हो जाएगा GDP। यदि हम ठीक से एक्सपोर्ट नहीं करें तो वो कम हो जाएगा। यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं हो तो ये कम हो जाएगा। ये चारों कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोविड-19 में? लोग कैसे, तो मैं देखो इस एडिटोरियल को समझना है तो लेमैन टर्म्स में ये समझ जाओगे तो आराम सब समझ में आ जाएगा कैसे ये चारों चीज़ को हम लोग तोड़ते हैं। कोविड केस में सरकार के पास तो उतना पैसा तो नहीं है, सरकार तो MG नरेगा पर खर्च कर रही है ताकि इन्फ्लक्स जो है उसको देखा जाए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई बातें नहीं है सरकार के ऊपर, तो वहाँ गड़बड़ा गए। लोग पास पैसा नहीं कि लोग कंज्यूम करें, क्योंकि बेरोजगार हो रहे हैं लोग। तो दोनों पैरामीटर पे प्राइवेट क्यों करेगा, क्योंकि अनसर्टिनिटी है, इसीलिए तो गोल्ड में लगा रहा है पैसा। ये हो गया। एक्सपोर्ट का तो बातें छोड़ो, एक्सपोर्ट तो पहले से ही हम बेकार थे, क्योंकि हम तो नेट वो वाला है, इम्पोर्ट वाला, ट्रेड डेफिसिट वाला, यानी कि चारों पैरामीटर पे हमारा गड़बड़ हो रहा है समीकरण। तो गड़बड़ हो रहा है तो यानी कि मतलब क्या है, आने वाले समय में रिसेशन हो जाएंगे, नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगा हमारा। अगर संभला नहीं, श्योर जाना ही है, हो गया। आज जो करोगे तो पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि गड्ढा खोदने में टाइम लगता है ना। एक दिन नहीं पढ़ा तो गारंटी कि उस दिन तो छूट गया, तो यही है। 10 दिन नहीं पढ़ेंगे। और कल भी तो हम तो पूरा तुम्हारा प्रोग्राम एंड पॉलिसी तो बोल ही रहे थे, कंपेयर भी किए थे तुमको मनमोहन जी का इनसे। 2008 का क्राइसिस कैसे बचे हैं बोले थे। दिक्कत क्या है देखो, इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये भी कि NPAs भी है बैंकिंग सिस्टम में।
पहले एनपीएस डिक्लेयर नहीं किए थे, अब तो डिक्लेरेशन हो गया, याद करो, बढ़ गया बहुत ज़्यादा। रघुराम राजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो समझ में आया, एसेट रिव्यू क्वालिटी जो किए थे। एनीवे अब समझो, तो क्या बोला कि इंडियन इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट बाई 5 to 10%। ओ माय गॉड, वेरी बैड थिंग, ठीक है ना। तो बहुत सारे एजेंसीज ये कर रहे हैं, ये अनुमान लग रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी डिक्लाइन हो सकता है 2020-21 में, ठीक है, 5 से 10% तक डिक्लाइन हो सकता है। इट वुड द कंट्री फर्स्ट एवर नॉट ट्रिगर्ड एकम बाय द एग्रीकल्चर और बीओपी क्राइसिस। जैसे उस समय ये क्राइसिस हुआ था, रिसेशन हुआ था, तो उस समय कारण क्या था, एग्रीकल्चर में नहीं था, इसलिए हरी क्रांति लाए, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। हाँ 60-70s के टाइम में। या फिर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं था, कुछ सामान लाना है तो उसके लिए पैसा नहीं है, ये सब की वजह से उस समय रिसेशन हुआ था। मगर इस समय दूसरे कारण से रिसेशन होगा, वो बोलना चाहता है। ये कंट्री पहला फर्स्ट एवर नॉट ट्रिगर्ड या कंपनीड बाय एग्रीकल्चर और बीओपी क्राइसिस, और ये चीज़ पहले हुआ था और इस बार नया फैक्टर होगा। तो समझो, इंडिया नेवर एक्सपीरियंस नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1979 to 80। 80 दशक के बाद कभी भी नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुआ भारत में। उसके बाद भारत आगे बढ़ते चला गया। क्यों, याद करो, 80 के दशक में भी हम थोड़े रिफॉर्म्स किए थे, याद करो, पहले हल्का किए, हल्का 91 में कुछ ज़्यादा ही किए, इसलिए 91 का हमेशा चर्चा होता है। मैं एक बार में कोई नहीं होता, हल्का हल्का खोल दिए आप तो आपको पता चला कि बेनिफिट हो रहा है, और 1991 में आप पूरा खोल दिए। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गया था 80 के दशक के बाद। तो इंडिया ने कब एक्सपीरियंस किया रिसेशन को, तो ये 3 पीरियड में किया है। 57-58 कब हुआ था बाबू, 57-58 ये तुम्हारा कौन, नेहरू जी थे इस समय, ठीक है, सेकंड प्रोग्राम। हाँ तो ये, हाँ 57-58 तो बहुत बुरा स्थिति था उस समय कंट्री का, खाना अन्न नहीं था हम लोग के पास, ठीक है। 72 या 73 कौन सा पीरियड है, 72 या 73, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ठीक है। और ये देखो सेकंड वाला 65-66 जय जवान जय किसान लगाए थे, जो पहले 65 को 66 बात करते, उसके बाद 72 पे आता। 72 पता में कौन था कि डायन खाए जात जो गाना बना है ना, कि अपना कमाल है डायन खाए जात। हाँ बिल्कुल वही है, मदर इंडिया जो बना था इसी टाइम में बना था, भूखमरी पे, ठीक है ना। और ये गाना है ना, ये गाना तुम्हारा है ना, ये गाना रियलिटी पे बेस्ड है कि डायन खाए जात, यानी कि पॉवर्टी खाया जा रहा है। ये उस समय दशक को रिफ्लेक्ट करने के लिए गाना बना था उस समय। ये मोदी जी बहुत अच्छा पार्लियामेंट में भाषण दिए हैं, देख लेना तुम, 18 का पार्लियामेंट का भाषण है उनका। और जो बासावना का हम हमेशा चिपकाते हैं ना, सूरज वाला, मोदी जी का ही स्पीच है वो। अच्छा सर, 21 में रिसेशन हो जाएगा तब मोदी जी क्या भाषण देंगे सर? वही सूरज आएगा अभी तो कहाँ। All these were drought years with 57-58 also registering a significant balance of, बोले ना कि 57 और 58 में क्यों हम लोग क्राइसिस में चलेंगे, क्योंकि ड्रॉट ईयर था। ड्रॉट ईयर मतलब एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है तो क्या, खाने का दिवाला निकल गया, कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो पैसा भी नहीं हमारे पास। क्यों, एग्रीकल्चर कमाएगा तभी तो पैसा भी आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया तो डिट्रॉइट हो गया। समझ गए 57 और 58 में क्यों आया रिसेशन। 79 और 80 में क्या हुआ, सेकेंड ग्लोबल ऑयल शॉक हुआ था, यानी कि देख रहे हो अरब में क्या हैपनिंग्स हो रहे हैं, वही कुवैत वाला हमला, ठीक है ना। ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, जान रहे हो ईरान में किस तरह पावर राइज कर रहा था, कैसे तुम्हारा उसको इराक को पीछे करके ईरान आगे बढ़ा था, याद है ना। कितना अच्छा बता चुके हैं, पहले सभी चीज़ को बता चुके हैं, बस रिलेट करना है सभी चीज़ को। तो ये बात समझ रहे हो कि किस तरह तीनों साल, देखो कोई भी हैपनिंग्स बाहर होता है तो फर्क पड़ता है इंडिया को। कोविड-19 केस देख लो, तो ये 3 कालखंड में पीरियड में हम लोग रिसेशन किए थे, और इस बार जो 20-21 का रिसेशन हम लोग विटनेस करने वाले हैं, तो उसका कुछ और रोल होगा, इसका कुछ और रोल था, इसका कारण कुछ और था, समझ गए। बट ना वही बोल रहा है ना, इस बार कोविड-19 तुमको देगा रिसेशन। कल तक आदमी हंस रहा था चाइना पे, अब बताओ कोविड-19 तुमको इकोनॉमिक व्यवस्था को चरमरा दे रहा है, सबको दिया। अब क्यों, देखो हो क्या रहा है, फार्मर्स ने बम्पर रबी क्रॉप्स किया है। रबी क्रॉप्स वही राइस 115 मिलियन टन हमारा राइस प्रोडक्शन पर ईयर बढ़ते चला जा रहा है। खाली बढ़ने से नहीं होता है जी, मार्केट भी मिलना चाहिए ना, यदि नहीं मिलेगा तो खराब हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम भी मिलना चाहिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का बात किए थे हम कभी क्लास में। तो देखो वही बोल रहा है, तो सब मिला के कितना है, पब्लिक सीरियल स्टॉक्स आर एट, वही पीडीएस में जो रहता है 94 मिलियन टन्स एंड 2 टाइम्स, बताओ जितना चाहिए उससे कई ढाई गुना ज़्यादा है। तुमको 10 रुपया चाहिए तो कितना है, 23 रुपया है, समझ रहे हो ना, उतना है। जनवरी मार्च का देखो, इसका क्वार्टर देखो, क्वार्टर है ना जी, क्वार्टर मतलब क्या होता है जी,
मुझे लगता है 3 महीना डबल दे रहा है सर। 3 महीना का डबल दे रहा है सर, जिसको 10 किलो मिलता था ना, अभी 20 किलो मिल रहा है। समझ गए? तो रिलेट कर दो, ये रिलेट कर लो, ये ट्वेल्व है, यही है तुम्हारा रिलेट करने वाला। गरीब सबको दे रहा है। समझो समझो, खाना प्रोवाइड कर देंगे। 8 समझो, 8 समझो, हो गया। तो ये क्वार्टर में तुम्हारा, ये 2020 का क्वार्टर में देखो, वाज द फर्स्ट इन द 13 ईयर्स टू हैव रिकॉर्डेड और करेंट अकाउंट सरप्लस, यानी इतना ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है ना। इस क्वार्टर में क्या हुआ, हमारे बहुत सरप्लस हुए हैं। जून 100 सरप्लस, मगर जून में हम लोग को क्या, हम मर्केंटाइज ट्रेड यानी कि जो गुड्स बिकता है बाहर, जो बेचने वाला, उसमें हम लोग क्या किए, पहली बार हम लोग क्या हुए, ट्रेड सरप्लस हुए हैं, पहली बार हुए हैं। मैं ये कम टाइम पीरियड के लिए है जी, 2002 के बाद यदि हम ट्रेड सरप्लस हुए, क्योंकि मर्केंटाइज गुड्स है ये, और भी हमको गुड्स मंगाना होता है, हमारे मर्केंटाइज गुड्स है, वही मर्केंटाइज मतलब जो जाता है सामान वगैरह, कुछ भी चीज़ हो सकता है जो देख रहे हो, जिसको तुम फिजिकली देख रहे हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह ऑल बहुत ज़्यादा है हम लोग का, बताए थे तुमको, बहुत ज़्यादा हम लोग पास फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है ना, 500 से भी ज़्यादा $1 बिलियन, एंड दे रेज अराउंड $60 बिलियन सिंस, ठीक है, यानी कि बढ़ते चला गया है। तो इतना कुछ सब बढ़िया है, तो फिर भी हम रिसेशन में चले जाएंगे। बात समझ रहे हो, इतना कुछ है, तो वही तो बोले, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है उस समय का सिचुएशन से, कि उस समय तो ये सब चीज़ का कमी था, अभी तो ये सब चीज़ है, फिर भी रिसेशन में जा रहे हैं। तो समझो, इकोनॉमिक्स इसलिए बोलते हैं बहुत डिफरेंट डायमेंशन है, तुम्हारे पास है फिर भी तुम गरीब हो, ठीक है ना। एग्रीगेट डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, बताओ, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम पास भी बहुत पैसा है, देखो 14 लाख करोड़ है तुम्हारे पास, यानी कि पिछले साल की तुलना में 11% ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास है। पहले तुम्हारे पास 100 रुपया था पूरा बैंक को जोड़ के, अब तुम्हारे पास 111 रुपया है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो आपको दिक्कत कहाँ है, यही सब दिक्कत है बाबू। इसको थर्ड निगेटिव घुमा दो, तो इसको निगेटिव घुमाओगे तो ज़्यादा है, तो कहाँ वो करेंगे, सब जाएगा। जैसे ये बोला कि डबल दे रहे हैं, तो फिर ही जाएगा। दूसरा है, देखो दूसरा है कैसे, कि यदि बैंक के पास पैसा है, वह बैंक पैसा है, अब सर्कुलेट नहीं होगा, तो कहाँ जीडीपी ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा। क्यों, उसके लिए आपको भेजना होगा ना, तुम्हारा पैसा मेरे पास होना चाहिए, मेरा पैसा ठेला वाला के पास जाना चाहिए, नहीं घूम रहा। तो बात समझे ना, यही नेगेटिव पॉइंट भी है। व्हाट मेक्स द करंट कंट्रैक्शन टोटली डिफरेंट इज प्रीवियस वंस वेयर सप्लाई साइड इंड्यूस्ड, बोला वो उस समय का कुछ बात था, सप्लाई नहीं मिल रहा था, ये सब चीज़ में कमी था, अभी का समीकरण कुछ और है। इकोनॉमी सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, बता दिए तुम लोग को, अभी जो इकोनॉमी हम लोग का सफ़र कर रहा है वो कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के वजह से हो रहा है। क्यों जानते हो, हाउस होल्ड हैव कट स्पेंडिंग एज दे हैव सफर्ड इनकम इफ नॉट जॉब लॉस। हाँ, पहले हम क्या कर रहे थे कि बहुत अच्छा सामान खरीद रहे थे, अब हम कम खरीद रहे हैं। 4 रंग का सब्जी खा रहा था, 1 रंग का, हाँ, प्याज कम खर्चा, ठीक है, प्याज कम खा रहे हैं, आलू से बहुत महंगा हो गया है, बिल्कुल, बंदा को भी 80 रुपया किलो हो गया जी, इसलिए तुम लोग को मोमो नहीं खिला रहे हम, आलू की सब्जी, ठीक है, सस्ता रहे जब खिलाते हैं। समझे, तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। दूसरा देखो, इवन दोस्त विद जॉब्स आर सेविंग मोर देन स्पेंडिंग, अब ज़्यादा खर्च करा, क्यों, क्योंकि अनसर्टिनिटी है, कुछ भी हो सकता है उसका जॉब ही खत्म हो जाए, हाफ पेमेंट मिल रहा है मेरा भाई सब, बिल्कुल, बिकॉज दे आर नॉट श्योर वेदर देयर लक वुड रन आउट, क्या भरोसा कब उसका बैड लक आ जाए। जब द सेम गोज विद बिजनेस साथ भी यही है, इसलिए बिजनेस भी खर्च नहीं करना, और यही कारण है कि तुम्हारा स्टॉक मार्केट में भी नहीं लग रहा, केवल गोल्ड की तरफ जा रहा है, पुराना जो सेवरल बिजनेसेस हैव स्टार्ट और ऑपरेटिंग एट अ फ्रैक्शन ऑफ देयर कैपेसिटी, है ना। लॉकडाउन में क्या है जी, कम टाइम में लग रहा है, तो कहाँ से एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। स्टाफ स्ट्रेंथ घटा दिए, पहले स्ट्रेंथ ज़्यादा था, अब यहाँ तक कर्मचारी, आप सरकारी कर्मचारी को घटा दिए है कि नहीं, लॉकडाउन में इतना 50% कर्मचारी रखिए, अब 50% क्या झुंझुना बजाया घर में, सब टीचर सब घर में बैठे झुंझुना, तो घर में बैठे तबीयत खराब होता, ठीक है ना, वो भी झुंझुना बजा रहे होंगे, है ना। द कंपनीज विच आर मेकिंग प्रॉफिट्स आर कंजर्विंग कैश, इफ दे आर इन्वेस्टिंग दे आर बाइंग आउट स्ट्रगलिंग कंपनी एंड डू नॉट क्रिएट अ न्यू कैपेसिटी। और इससे क्या हो रहा है कि लैग ऑफ इन्वेस्टिंग की वजह से क्या हो रहा है कि कैपेसिटी डेवलप नहीं हो रहा है, नया कैपेसिटी डेवलप होगा तभी जॉब मिलेगा, उस तरह मनी सर्कुलेट होगा, ये सब मिसिंग है, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ना ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना ही कंजम्पशन हो रहा है। 5 महीना से सर मार्केट बंद है, सर 6 महीना। तो डिमांड साइड अनसर्टेनिटी, यानी कि जो डिमांड चाहिए उसमें कोई है ही नहीं,
है ना, जो आप यदि मार्केट में डिमांड भेज दिए, फ्रिज अभी फ्रिज व्रिज का नया बनाओगे तो कौन खरीदेगा? लोगों को खाने के लिए नहीं, तुम्हारा फ्रिज खरीदेगा। हाँ, खाने के लिए होगा तब ना फ्रिज में रखेगा, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो समझ रहे हो ना, डिमांड साइड यही डिमांड होता है, डिमांड साइड अनसर्टन है, समझे, अनसर्टन है। रिजल्टिंग इकोनॉमिक कंट्रैक्शन इज समथिंग न्यू टू इंडिया। ये नया कॉन्सेप्ट इंडिया के साथ होने वाला है कि रिसेशन होगा, उसका कुछ समीकरण अलग होगा। बैंक्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी, अपना ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है बैंक्स, ठीक है। डिपॉजिट्स आर अप टू बोले ना 11% हो गया है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, क्रेडिट ग्रोथ इज जस्ट, अब देखो क्रेडिट ग्रोथ मतलब क्या है? क्रेडिट मतलब क्या था? पैसा देना। अब 11% आपका डिपॉजिट बढ़ रहा है। देखो आपके पास 11% ज़्यादा आ रहा है। पहले 100 रुपया, जो पहले 100 रुपया आता था तो अब 111 रुपया आ रहा है। मगर पहले आप 100 रुपया दे रहे थे तो आप मात्र 105 रुपया दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप कम दे रहे हैं एज कम्पेयर टू आपको ज़्यादा जितना आ रहा है। मगर बैंकिंग सिस्टम के लिए नाफा क्या है? लोन है, तभी उसको परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। तो बैंक कहाँ से कमाएगा? जब बैंक नहीं कमाएगा तो जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा? लोन ही नहीं दे रहा है, बस जमा कर रहा है और उसको ठीक है ना, टेंशन होगा, इंटरेस्ट देंगे। हाँ, समझ गए ना। तो मिसमैच हो जाएगा कैलकुलेशन। आई होप तुमको लोगों को समझ में आ गया होगा। देखे समझे डिपॉजिट और क्रेडिट में गैप। बल्क ऑफ द इंक्रीमेंटल आर बीइंग इन्वेस्टेड इन। अब देखो गजब बात है, अब बहुत सारे डिपॉजिट्स क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो खर्च कर रहा है। देखो अब यहाँ पे तुमको इकोनॉमिक्स का कुछ समझना होगा। देखो यहाँ पे मैं तुमको समझा रहा हूँ, दिमाग खोल के सोचना ये चीज़ क्या इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सिस्टम में कैसे काम होता है। तुम लोग को हम बोले थे कि बॉन्ड मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट के ऊपर आपको मिलता है ना जी, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो क्या है, बॉन्ड हो या चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ऑथेंटिक अपना डॉक्यूमेंट वो किया, पेश किया और लोगों ने खरीदा, ठीक है। लोगों को अपना मिलेगा इंटरेस्ट और तब तक वो पैसा मार्केट में लगा देगा। अच्छा, गवर्नमेंट लगा देगा, ठीक है। और उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। एक मैच्योरिटी पीरियड होगा 15 साल का या 20 साल का, जिसको बॉन्ड मार्केट कहते हैं। सिक्योरिटी भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो दोनों एक ही होता है। मैं इकोनॉमिक्स में तुमको बताएंगे बाद में कि ये नंबर ऑफ डेज की वजह से डिफरेंट होता है, मैं वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो अभी क्या हो रहा है कि बैंक क्या कर रहा है, जो डिपॉजिट्स है बैंक के पास आ रहा है, वो बैंक क्या कर रहा है, वो पैसा सरकार को दे रहा है और सरकार से डॉक्यूमेंट्स खरीद रहा है। बात समझे? पीपल भी खरीद सकती है, बैंक भी खरीद सकती है। बैंक बिल्कुल, बैंक नहीं, बिल्कुल बैंक खरीद सकती है। हाँ, मैं उसके लिए सरकार को ऑथेंटिक वो देना होगा, ताकि पैसा तो आफ्टर ऑल सरकार ही तय करती है ना। गारंटी बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नीचे आरबीआई है, सेंट्रल बैंक वो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा रहता है कि नहीं रहता? गारंटी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तभी तो डिमोनेटाइजेशन तुम्हारा हुआ है ना, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है। पैसा बताया नहीं कि नहीं बताया? अप्रिसिएशन, डिप्रेशन, डिवैल्यूएशन, एविएशन सब भूल गया रहेगा था। तो क्या है कि बैंक क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद के पैसा क्या कर रहा है, सरकार को दे रहा है और सरकार लगा रहा है नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में बैंक क्या करना चाहिए, बैंक को क्रेडिट लोगों में देना चाहिए था ताकि उसको पैसा वहाँ पे आए, ये सरकार को दे रहा है। देखो द गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैव इंक्रीज ईयर बाय ईयर। तो क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। 7 करोड़ बाय अराउंड 7 लाख करोड़ बढ़ते चला जा रहा है। एक ईयर दूसरा ईयर और ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि 20% से ग्रोथ हो रहा है। इन डिमांड रिसेशन देयर आर हार्डली एनी विलन्स एंड एवरीवन इज परफेक्टली रैशनल एंड वर्चुअस। इस तरह का जब रिसेशन होता है ना तो हमको लगता है कि कोई विलन नहीं है, सब रैशनल है। विलन सिस्टम में त्रुटि आने की वजह से हो जाता है। सब कुछ तो लग रहा है बहुत अनुकूल चल रहा है, त्रुटि आ गया है। त्रुटि किस लिए आ गया कि इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं हुआ, कंजम्पशन ठीक से नहीं हुआ, मार्केट सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता है, नहीं होता। 4 महीना जो बैठा है ना बाबू, तुमको 1 साल में सिविल सर्विस तैयारी करना लेट से, 4 महीना तुम घर में बैठ गया, कौन दावा करेगा कि तुम निकाल लेगा? कभी नहीं होगा, अगला साल भी नहीं होगा। क्यों? 4 महीना तुमने बर्बाद कर दिया। समय लगेगा, सब जीरो, बहुत समय लगता है। तुमको पता है, हम तुमको लिटरली पता है क्योंकि तुम तो इकोनॉमिक्स जीरो जानते हो, है ना। तो मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ, यदि इंडिया बहुत मेहनत करेगा तो 23 में जाके वो रिकवर करेगा। मैं बताता हूँ, और देख लेना। जब 23 में करेगा, 22 का अंतिम में 23 में करेगा तो हमसे आके बात करना। और तुम भी सही बोल रहे हो, ठीक है ना। तब तुमको या तो तुम ऐसे तुक्का मारे हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और यदि तुम समझ के बोल रहे हो, तो दूरदर्शी हो तुम, यानी कि इकोनॉमिक्स का आइडिया है।
वाई द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं स्पेंड कर रही है बाबू? स्पेंडिंग हाँ, प्रॉब्लम क्या रीजन है? इट एक्सपेक्ट्स कंज्यूमर एंड बिजनेस टू स्पेंड। क्यों नहीं स्पेंड करे? क्योंकि एक्सपेक्ट कर रही है कि कंज्यूमर्स लोग खुद ही चला देंगे मार्केट को और खुद ही बिजनेस चला देगा। मगर बुड़बक गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट बुड़बक को पता ही नहीं है कि लॉकडाउन का टाइम है, यही तो लॉकडाउन लगाया है। तो लॉकडाउन आप कर दिए हैं, गलती नहीं है आपका, सिचुएशन ही ऐसा है कंट्री में। अभी तो कोई भी सरकार हो बुरी तरह से पिट जाएगा। मेरा वाला बात बोला है, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग दैट वंस द वर्स्ट ऑफ द पेंडेमिक इज बिहाइंड अस, पीपल विल स्टार्ट एंड स्पेंडिंग द बिजनेस। अभी देखो ना, तभी नीचे तुम्हारा ऑथर इसको धता बता देता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग दैट वंस बोल दिए पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, पीपल विल स्टार्ट, खत्म हो जाएगा। खत्म कब होगा कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। एक आध महीना होगा बाबू, ये साल बहुत बढ़िया से खींचने वाला है। रसिया प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रहा है, हो गया रसिया, वो झूठ मूठ का था, वो कुछ नहीं होने वाला है। झूठ तुमको हम बता दे कब आएगा वैक्सीन, ठीक है ना। लिख के रख लो डेट, ठीक है ना, लिख के रख लो कि इस दिन सर बोले थे। हम तुमको बताते हैं कि 2021 में, सही बोले हो, 6th जो मंथ होगा, यानी कि हाफ के बाद ही हो सकता है, कुछ बहुत जल्दी बात है, तो लगता है इस एक आध महीना में कोई अच्छा, ठीक है ना। और चलो दिस विल स्प्रिंग बैक टू लाइफ बट दिस एज्यूम्स इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग ऑल दैट बैडली प्रीवियसली एंड दैट लॉकडाउन हैज़ नॉट कॉज टू मच ऑफ परमानेंट डैमेज। ये तो ऐसा सरकार को ऐसा मतलब सरकार बिहेव करी कि लॉकडाउन कुछ बड़ा इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट ही नहीं किया। सरकार क्या है? निठल्ला है, निकम्मा है, नल्ला है, बुझने नहीं आता, इकोनॉमिक्स ही नहीं वहाँ पे बैठा हुआ। मनमोहन जी नहीं है ना जी, मनमोहन जी डिमोनेटाइजेशन किए, मनमोहन जी बोलते हैं राज्यसभा में कि आने वाले समय में आपका इतना बर्बाद होगा। सब हंस रहा था, सब हंस रहा था मोदी लोग कैबिनेट में। और क्या हुआ? 2 साल बाद वही हुआ और उसके बाद फिर उनका स्पीच को फिर सर्कुलेट किया गया कि तो वही समझे ना। देखो कल बताएंगे क्या तुमको समझ में आएगा कि कैसे देश को गुमराह किया जाता है, जो टर्की में भी गुमराह कर रहा है देश को, ठीक है ना। रिलीजियो नेशनलिज्म बोलते हैं जिसको, नेशनलिज्म है ना, रिलीजन के नाम पे ला रहे हैं और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म कर रहे हैं। अयोध्या वाला कांड एपिसोड, इकोनॉमी इतना गर्त में चला गया आपका। ये तो आज तो नहीं, हम तो बहुत दिन से बोल रहे हैं इकोनॉमी गर्त में है बाबू, गर्त में है, गर्त में है ना। इकोनॉमिक से ध्यान भटकाना है तो कहाँ करिएगा? रिलीजियस रिफॉर्म्स करिए। रिफॉर्म्स मत बोलो यार, रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं होता है, ठीक है ना। रिलीजन इज ऑल अबाउट योर पर्सनल आस्था, रिलीजियस पॉलिटिक्स, हाँ, या फिर रिलीजियो नेशनलिज्म, एक नया टर्मिनोलॉजी जन्म रहा है अभी दुनिया में। तुम डिक्टेट करेगा हमको, अभी स्ट्रॉन्ग वर्ड देने वाले थे तुमको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डैट द ग्रोथ ऑलरेडी हैज़ फॉलन। देख रहे हो, ग्रोथ ऑलरेडी आपका 4% फॉल हो चुका है, ठीक है। एंड वी आर नॉट क्लियर हाउ मेनी फार्म्स वुड रिमेन आफ्टर द कोविड-19 के बाद क्या स्थिति होगा, कितना फार्म खुलेगा, कितना बंद रह जाएगा, कितना तालाबंदी हो जाएगा, यू नेवर नो, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जो अपना बुद्धिहीन सोच रही है, ठीक है ना, वो गलत है, ठीक है, ठीक है। द एग्जिस्टिंग फार्म्स, देखो एग्जिस्टिंग फाइनेंसेस क्या हो रहा है। द गवर्नमेंट में बी वरिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग फाइनेंसेस। जिस तरह फाइनेंसेस हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट को वरी होना चाहिए, क्योंकि 7-8 में द सेंट्रल फिजिकल डिफिसिट 2.5% GDP का था, वही FRBM एक्ट। और अभी देखो 19-20 में 4.6 हुआ, जबकि हम NK सिंह कमेटी के हिसाब से क्या बोले थे कि 3.5 होना चाहिए और हाँ पर ईयर 0.5 घटना चाहिए। मगर केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप 0.5 का क्लॉज का वो कर सकते हैं। तो देखो ना 19-20 में 4.6 हुआ, ये क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द स्पेस फॉर फिजिकल स्टिमुलस इसलिए कम है। इसका मतलब क्या है कि आपको बजट समझो, इसका मतलब क्या है कि बजट चलाने में ही इतना कर्ज लिए हैं, आप फिर अलग से मार्केट में स्टिमुलस डालने के लिए, यानी ग्रोथ डालने के लिए फिर अलग से पैसा कहाँ से लाइएगा। यदि अलग से पैसा लाइएगा तो फिर पब्लिक डेप्ट हो जाएगा, कर्ज पे कर्ज हो जाएगा, और फिर अगला साल या फिर दूसरा साल आप पब्लिक के ऊपर ही बर्डन दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे दादा भी कर्जा लिए थे, तुम भी, तुम्हारे बाबूजी भी कर्जा लिए थे, बस जिंदगी तुम्हारे कर्ज में ही टूट जाएगा, है ना जी। लेट अस अ ग्लांस एट आउटस्टैंडिंग डेब्ट टू GDP रेशियो। तो देखते हैं कि GDP जितना कमा रहा है उसके हिसाब से कितना कर्ज ले रहे हैं, जिसको पब्लिक डेट बोलते हैं, यही जो अभी बोले थे तुमको। पब्लिक डेट को ना तो को खत्म होने के बाद तो
देखो पब्लिक डेट और फिजिकल डिफिसिट में अंतर है। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर में होता है, एक साल में, और वही एक साल में कर्ज आपका जुड़ते जाता है तो वो पब्लिक डेप्ट बनता है। जैसे इस साल हमें एक महीना में कर्जा लिए, दूसरा महीना में कर्जा लिए, ये बनते बनते मेरे पास बड़ा कर्जा हो गया। जो बड़ा कर्जा जो हुआ है दैट इज़ पब्लिक डेप्ट, और जो ले रहे हैं अभी एक महीना में दैट इज़ फिजिकल डिफिसिट। तो एक महीना ये सरकार के लिए एक साल है दैट इज़ फिजिकल डिफिसिट, और सालों साल जुड़ते जाएगा दैट इज़ अ पब्लिक डेप्ट। तो एनके सिंह कमेटी में उसमें बोला गया था, समझो पहले ये समझ लो वर्ड, तभी समझ में आएगा तुमको। उन्होंने क्या बोला था कि 2020 और 21 तक, ठीक है, पब्लिक डेप्ट कम से कम 60% हो जाना चाहिए। यानी कि जीडीपी आपका जितना कमाई है उसका कर्ज आप 60% ही ले सकते हैं। यानी कि आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप 60% लेंगे, समझ में आया, ताकि आपके पास हो देने के लिए। मैं ये क्या हो रहा है, ये टूट रहा है। तो कैसे देखो, 7-8 और 19-20 के बीच में देखोगे तो सेंटर पब्लिक डेप्ट, ठीक है, सेंटर का जो आउटस्टैंडिंग डेप्ट था जीडीपी के रेशियो में क्या है 56 से 49 की तरफ मूव हुआ है, विच इज़ अ गुड, कम हुआ है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। जनरल गवर्नमेंट डेप्ट, जनरल गवर्नमेंट डेप्ट क्या, स्टेट गवर्नमेंट भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का घट के कितना बना है, लगभग 50%, 49.2, पहले कितना था, लगभग 56%, यानी कि 57% पहले था 7-8 में। वो घटते तुम्हारा क्या हुआ, 19-20 में कितना हुआ, 49 हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज, स्टेट गवर्नमेंट भी कर्ज लेती है अपना स्टेट, क्योंकि स्टेट भी सेम सिस्टम है ना, बजट पास होने वाला। यदि स्टेट का भी जोड़ दे तो स्टेट का क्या था, 7-8 में कितना कर्ज ले रहा था, 74% आउट ऑफ, समझ गए, पूरा स्टेट प्लस सेंटर, और वो घट के कितना हो गया, लगभग 70%। तो अभी भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ ना। एनके सिंह कमेटी क्या बोलता है कि टोटल गवर्नमेंट डेप्ट 60% होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये अभी भी आपका 70% है। तो एनोमली समझ में आ रहा है बाबू तुम लोग को, यानी कि 10% और रिड्यूस करना था आपको। सेंटर का ठीक है ना सर? नहीं, सेंटर का भी ठीक नहीं है। सेंटर का इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि सेंटर के लिए भी एक अलाउड है कि आप इतना ही ले सकते हैं, दोनों मिला के आपको कितना करना है, 60% तक ले जाना है, ठीक है ना, दोनों। हाँ, तो इकोनॉमिक्स ओलिवर ये क्या कहते हैं, ये बड़े शख्सियत थे, कहते हैं कि पब्लिक डेट्स आर सस्टेनेबल प्रोवाइडेड गवर्नमेंट कैन बोरो एट रेट्स बिलो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ये क्या बोला कि पब्लिक डेट ठीक है, तभी ठीक है जब गवर्नमेंट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से के हिसाब से क्या करे, बोरो करे। देखो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, एक रियल जीडीपी ग्रोथ होता है, एक नॉमिनल होता है। रियल जीडीपी में जब तुम इन्फ्लेशन आ जाता है दैट इज टर्म्ड एज योर नॉमिनल जीडीपी। इन्फ्लेशन जैसे कि मान लो कि आज कोई चीज़ 10 रुपया है, कल के दिन में क्या हुआ 105 हो गया, तो 5% इन्फ्लेशन हुआ, तो उस समय क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी मेरा 100 कितना हुआ, 15 रुपया हुआ। रियल जीडीपी क्या है मेरा 10 है, 5% वृद्धि हुआ। तो बोल रहा है कि पब्लिक डेट तभी ठीक है, पब्लिक डेट तभी गवर्नमेंट ले सकती है, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, तभी ले सकते हैं जब सरकार क्या करे, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से नीचे ले, तब तो उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन का ही बात था। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन घट जाएगा, इन्फ्लेशन घटने बढ़ने वाला चीज़ है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हाँ से नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना है, 11% था 14-15 में, और 18-19 में इतना है, ठीक है, ये दोनों के बीच में इतना चला है। ये रियल जीडीपी नहीं है, ये नॉमिनल है जिसमें इन्फ्लेशन को जोड़ते हैं, ठीक है। अगेंस्ट दिस यदि तुम उसको करो तो कितना तुम्हारा रियल जीडीपी कितना हो गया, 14-15 में 8.5% और 16-17 में 7% था। कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, देखो 17 के बाद बहुत घट जाता है, वही डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से। तो बोला हाउएवर नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ, बताओ, नॉमिनल जीडीपी 72.2%, 8.5 से घट गया 15। ओ माय गॉड, कितना कम हो गया है, समझ रहे हो ना तुम। एंड मोस्ट लाइकली जीरो दिस ईयर, इस साल जीरो पे चला जाएगा, ये जीरो ग्रोथ रेट जीरो पे चला जाएगा, नेगेटिव में भी जा सकता है। तो वही बोला है द डेट सस्टेनेबिलिटी फार्मूला कम्स अंडर थ्रेट नाउ, यानी कि वही जो बोल रहा है, यानी कि रिसेशन आ जाएगा, सिंपल है दूसरा टर्म। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट गवर्नमेंट टू बोरो एंड स्पेंड। तो ऑथर बोल रहे हैं कि आप कोई तरीका नहीं है, रिसेशन में तो आप जा ही रहे हैं, यदि रिसेशन से भी आप निजात दिलाना चाहते हैं, रिसेशन तो जाना ही है आपको, मैं चाहती कि सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल कर ले आने वाले समय में, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, पैसा उठाइए और स्पेंड करिए, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन टेक लेसन फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी पीरियड, उस पीरियड से तुम लेसन ले सकते हो। क्यों, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, सेंट्रल बैंक ने क्या किया था,
कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक्स मोर देन हाफ फ्रॉम इतना टू इतना कम कर दिया था। ठीक है, सेंट्रल बोरोइंग जो ले रहा था सरकार ले रही थी, पहले बहुत ले रही थी और उस समय बहुत कम कर दिया था। ठीक है, पहले कितना लिया जा रहा था जी 97 में बहुत ज़्यादा, और उसका ठीक आधा कर दिया गया। इन द लास्ट 4 मंथ 10 years इंडियन बॉन्ड्स हैव बीन सॉफ्टन फ्रॉम, अब इंडियन बॉन्ड्स में जो तुम्हारा है पैसा जो मिल रहा है वो भी कम हो रहा है। पहले 6.5% मिलता था तुमको यील्ड, और अभी कितना 5.9 मिल रहा है। और स्टेट में भी स्थिति ऐसा ही है, पहले तुम्हारा गवर्नमेंट बॉन्ड में 7.8 मिलता था लगभग, और अभी 6 मिल रहा है। कहने मतलब क्या है कि बॉन्ड में आपको पैसा नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, इससे क्या इंटरेस्ट रेट घटेगा। तो गवर्नमेंट शुड बोरो एंड स्पेंड एट दिस, इस समय क्या करना, गवर्नमेंट को बोरो करना चाहिए। क्यों बोरो करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट गया है। दे हैव टू वरी अबाउट जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ में वरी होना चाहिए, रियल एंड नॉमिनल बट नॉट ऑन द बोरिंग्स, बोरिंग में ध्यान नहीं दो और आप करो। और सप्लाई चेन शुड नॉट बी डिस्टर्ब एज इट मे लीड टू डिफ्लेशन, यानी कि डिफ्लेशन तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि पैसा दोगे मार्केट में तो इन्फ्लेशन तो होना ही है। तो इन्फ्लेशन के लिए टेंशन मत लो ना, बस सप्लाई चेन पर ध्यान। हाँ, सप्लाई चेन पे ध्यान दो। तो लोग मार्केट खुलेगा तब नहीं तो मगर ये ऑथर का एक तरफा व्यू है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा रेमेडी भी है। ये भी स्टेप गलत भी हो सकता है, ये और धकेल भी सकता है। कोई भी ऑथर का व्यू इकोनॉमिक्स में सैक्रोसेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स में काम नहीं देता है, उसमें आपको बहुत समझना होता है। बात समझे ना? तो कैसे निजात मिल सकता है, एक तरफा व्यू है, इसको काउंटर करने के लिए बाकी व्यू भी आएंगे आने वाले समय में। समझे बात को? अब हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। 15 अगस्त को आया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी देख लो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ये भी देख लो। बताओ जरा हमको पेपर 2 का कौन सा पार्ट है जी? ठीक है, 9th नंबर। चलो एनीवे देख लेना तुम लोग, ठीक है। हो गया अच्छा, चलो 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 टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो, सुप्रीम कोर्ट जानते हो कि प्रशांत किशोर को गिल्टी फाइंड किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। उसमें बताया भी थे कि कैसे तुम्हारा आर्टिकल का वो हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स कैसे तुम्हारा 19 का हनन हो जाता है, सभी बात उस दिन हो चुका था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि प्रशांत भूषण को गिल्टी पाया कंटेम्प्ट ऑफ, क्यों? क्योंकि स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। उसमें बताए थे ना कि लोअर करना कोर्ट को, जुडिशरी को यदि लोअर डाउन करना वो स्कैंडलाइजिंग है। और आज हम लोग जानेंगे स्कैंडलाइजिंग, उस दिन भी जाने थे इनफैक्ट कि स्कैंडलाइजिंग के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ यदि कोई करे तो जुडिशरी का जो प्रेस्टीज है वो कम होगा, कम दिखेगा। तो अभी जानेंगे। तो क्या बोला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जाने थे कि पार्लियामेंट लेके आई थी, किस तरह प्रोसीजर होना चाहिए, तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। याद करो 71 वाला, उसमें क्या है कि 6 मंथ का हो सकता है या फिर 2000 का हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। ये गुरुजी जाने वाले हैं इस बार, ठीक है। स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी, जुडिशरी को स्कैंडलाइज करना मतलब क्या, मेकिंग एलिगेशन। क्या हुआ, हंस रही हो क्या? जाएगा नहीं, उड़ता है सर, बाहर से जाएगा जाएगा जाने वाला जाएगा। प्रशांत किशोर, प्रशांत भूषण जाएगा। कचरा तो है, कचरा है। तुम लोग यदि नहीं जानते हो तो पता नहीं होगा, कचरा तो है। कचरा इसलिए है कि इसने बहुत ऐसा केसेस टांग लड़ाया है वहाँ पे, तो बहुत घुमाया है इसको। वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना गलियारों में बहुत सारा केस घुमा है। सत्ता के गलियारे में जाना चाहोगे कमल? पावर के, इसका मतलब क्या, सत्ता के गलियारों। हाँ, तो वही सिविल सर्वेंट बन के जाओ, वो भी है कि नहीं है, गलियार है मतलब उस जा रहे हो उस जगह पे। चलो, तो स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी का मतलब क्या क्या हो सकता है, मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट द जुडिशरी और इंडिविजुअल जज। सुप्रीम कोर्ट को धता बता दिया, इंडिविजुअल जज बोला क्या ये मूर्ख है, क्या ये चीफ जस्टिस है, वकील होके बाबा बन रहा है। नहीं, वकील का भी बहुत दाम है बाबू, एडवोकेट का भी बहुत दाम होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। हाँ, सीनियर एडवोकेट है, मामूली आदमी नहीं है ये। एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू जजमेंट्स और जुडिशियल मोटिव्स को बताए थे ना कि आज ये जजमेंट ये दे रहा है क्योंकि बाद में इसको फ़ायदा होने वाला है, ये एलिगेशन आप लगा दे रहे हैं। जैसे कि रंजन गोगोई पर लगाया गया कि वो बन गया राज्यसभा का मेंबर, इस तरह का यदि आप आरोप लगाते हैं तो वो भी आप स्कैंडलाइजिंग कर रहे हैं जुडिशरी पे। और स्क्रूलस मतलब क्या है कि आप रिपोर्टेशन पे अटैक कर रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं उसके रिपोर्टेशन को, ठीक है। कि जजेस ने कोई भी कंडक्ट किया है, चाहे सबरीमाला का केस हो, कोई भी,
तो उसके प्रेस्टीज पे आप अटैक कर रहे हैं। और ये सभी चीज़ क्या है, स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी के अंदर आते हैं। तो प्रशांत किशोर ने 2 ट्वीट यही किया था। मैं याद दिला दूं तुम लोग को, फिर मैं पढ़ूंगा नहीं, याद दिला दूं 4 चीफ जस्टिस ने जो काम किए हैं, ये एक तरह से ऐसे देखने को मिलता है कि फॉर्मल इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी के टाइम में तो नेशनल इमरजेंसी था, वो तो दिख रहा था। ये फॉर्मल इमरजेंसी यानी कि अंदर ही अंदर जुडिशरी को खरीद लिया गया है और सरकार अपने पक्ष में काम करवा रही है, ठीक है। और हालांकि अयोध्या का लगता भी है, देख लो। और इतना ढकढक कौन कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50 लाख के मोटरसाइकिल पे चल रहे थे। आओ बाबू इधर, कम है, बैठो। दरवाजा बंद है पैरेलली। तो बात समझना होगा तुमको यहाँ पे कि जो सेकंड ट्वीट था, सेकंड ट्वीट में क्या बोल रहा था कि आप मोटरसाइकिल पे यूज़ कर रहे हैं, 50 लाख का मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, और भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो एक डेरोगेटरी रिमार्क हो गया ना किसी पे। कोई भी क्यों चलाए, उसका अपना पर्सनल चॉइस है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा कि ये 2 ट्वीट स्कैंडलाइज है जुडिशरी को लेके, ठीक है। लुक एट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन डेमोक्रेसी का। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी प्रयास करे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के फाउंडेशन वैल्यू को हिलाने का, तो हम उसको हिला देंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं ये भूल जाता है कि जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितना दिक्कत है, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है उसके अंदर, ये तो नहीं बोलेगा कोई। तो वही बोल रहे हैं कि क्रिटिक्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिवॉर्ड। क्रिटिक्स करिए ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए ना, बोलिए ना जुडिशरी को सुधारना है, ये बोलिए ना ट्रांसपेरेंसी लाना है। आप पर्सनल रिमार्क क्यों कर रहे हैं, ये भी बात सही है। जुडिशरी ऐसे भी किसी को हाथ में नहीं लेता है, जुडिशरी तो बहुत फ्रीडम देता है, अनलाइक योर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का अगेंस्ट कुछ बोल दीजिए, आप मंत्रिमंडल के अगेंस्ट बोल दीजिए, तो आप एक ही बार में धरा जाएंगे। मगर जुडिशरी तब धरता है आपको जब पानी बह जाता है सर से। क्यों? क्योंकि जुडिशरी क्या है, गारंटर है आपका फंडामेंटल राइट्स पे, वो आपको डायरेक्ट नहीं धरेगा। बात समझे ना। मगर आपको ये भी याद रहना चाहिए, एग्जीक्यूटिव आपको माफ़ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपसे ही चुन के गया है। मैं एग्जीक्यूटिव आपको माफ़ नहीं कर, जुडिशरी आपको, क्यों? क्योंकि ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन है। तो ये भी परफेक्ट बैलेंस समझना होगा तुमको। देखो, हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म ऑन जजेस और जुडिशरी, यही है, कर दिए तो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का बात आ जाएगा जी। इफ सच एन अटैक इज नॉट डील विद द रिक्विजिट डिग्री ऑफ फर्मनेस, इट मे अफेक्ट द नेशनल ऑनर एंड प्रेस्टीज इन द कमिटी ऑफ नेशन। यदि इस तरह का चीज़ को नहीं रोका जाए तो नेशनल ऑनर की बात है ना, नेशनल ऑनर आपका नीचे होता है और कंट्री के, बिल्कुल कंट्री के प्रेस्टीज पे सवाल उठेगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं है तो खाली तो बोलता है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चाहे जाए या ना जाए, यानी कि आस्था है। जैसे कि सिंपल सी बात है, कल ही सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई होल्ड कर दिया, तो लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। क्यों बधाई दे रहे हैं? जस्टिस विल प्रिवेल, है ना, सत्य में जयते। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना आस्था है लोगों का, कॉमन पीपल में। यानी कि लोग अब शांत हो गए कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेप लिया है, ठीक है। अब सिंपल समझो कि यदि पार्लियामेंट में अयोध्या का केस हो जाता तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। वही जुडिशरी दे दिया तो कुछ नहीं बोल पाएगा जुडिशरी। कोई बोलेगा तो बोलेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आओ आओ देख तुमको हम देख लेंगे, आओ चुप, सब चुप। और वैसी भी चुप जो हर समय तुम्हारा पक्ष को विपक्ष को घेरते रहता है ना, वो भी चुप है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो भी मेजोरिटी फैसला आया है, 4-1 का भी बात नहीं है, सब एक पक्ष में है कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो समझो बात को। यही चीज़ को प्रशांत भूषण ने उजागर कर दिया ट्वीट में, समझना होगा सभी चीज़ तुमको। मोर ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और भी समझते हैं क्या है। द मैग्नेमिटी ऑफ कोर्ट शुड नॉट एक्सटेंड टू वीकनेस, द कोर्ट कुड नॉट इग्नोर द डिसरेस्पेक्ट एंड डिसअफेक्शन क्रिएटेड बाय द। ये क्या बोला है कि कोर्ट कुड नॉट इग्नोर, कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी के ऊपर हमला है। इस तरह का ट्वीट जो इंटेंशनली किया गया हो,
प्रेस्टीज को दबाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रेस्टीज को दबाने के लिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दबाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसको खींच सकता है अपनी तरफ, समझे। पनिशिंग द लॉयर इज एन एक्सट्रीम मेजर, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अपना आदमी को ही आप कर रहे हो, पनिश कर रहे हो, है ना, उसी का आदमी है सुप्रीम कोर्ट का। बट नेसेसरी टू कीप द स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस प्योर, इसकी बहुत जरूरी है सिस्टम को एकदम प्रेस्टीज पर रखने के लिए, सिस्टम को एकदम वो रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, ये भी आवश्यकता है कि आप अपना आदमी को ही पनिश कर दीजिए। द कोर्ट एक्नॉलेज दैट इट्स कंटेम्प्ट पावर्स कुड नॉट बी यूज ओनली टू अपहोल्ड द मैजेस्टी ऑफ लॉ। कोर्ट ये भी कहती है, एक्नॉलेज करती है कि इसका कंटेम्प्ट पावर है, इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। कुड नॉट बी यूज ओनली टू अपहोल्ड द मैजेस्टी ऑफ लॉ, वही बोले कि इसमें आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का अधिकार है, ये बोलना चाह रहा है, मगर आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप स्कैंडलाइजिंग मत करिए, ठीक है। एनी कैरिकेचर ऑफ अ जज कैलकुलेट टू अ लोअर डिग्निटी, है ना, वही सेम बोल रहा है। आप लोअर डिग्निटी दिखा देते कोर्ट को तो अंडरमाइन हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना, पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर जाएगा। डिफेमेटरी पब्लिकेशन, जैसे जज के अगेंस्ट आप कुछ बोल दिए तो जस्टिस का अगेंस्ट बोल रहे हैं आप, जैसे ट्वीट में भी वही हो रहा है कि जस्टिस का अगेंस्ट बोल रहे हैं आप। An attack on the Supreme Court does not imply have the effect of trending on ordinary litigant and losing his confidence in the court. It may also tend to lose the confidence in the mind of the other judges in the country in the highest level. क्या बोला, ऐसे करिएगा, इस तरह का बात होगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जजेस बैठे हैं उनका भी मोरल लो होगा। यार इतना दिन रात काम करते हैं, एक तो 1.25 करोड़ देशवासी का काम है, इतना करोड़ पेंडिंग है, हम तो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, मैं क्या है, कोई भी आके कुछ भी बोल देता है जज को, इतना पढ़ लिख के उस लेवल पे पहुँचे हैं, तो डिमोटिव फैक्टर होगा। तो इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सही है, एक पक्ष है ऑथर का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जजमेंट, व्हाट द क्रिटिक्स है, मैं क्रिटिक्स का मानना क्या है, वही कि क्या जी क्रिटिसिज्म सहने का औकात नहीं है क्या आपको, हाँ, इतना तो ट्रांसपेरेंसी कुछ रखे नहीं, आप क्रिटिसाइज कर रहे तो क्या इतना आग बबूला होने की क्या जरूरत है आपको। अब बहुत बड़ा बात करते हैं आप फंडामेंटल राइट का, तो काहे ना फंडामेंटल राइट उसको भी देते हैं बोलने के लिए आपके अगेंस्ट, ये उस दिन ही बोले थे। तो क्रिटिक्स तो हमेशा क्रिटिक्स की तरह ही देखेगा, तो वही बोल रहा है। ऑन द केसेस अगेन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, देखो कितना बढ़िया घुमा दे रहा है। जब आर्टिकल 370 को हटाने का बात हुआ था, ठीक है ना, और हैप्पीस कॉर्पस पिटीशन पेंडिंग था 1 साल से, तो कोई कुछ नहीं आया बोलने के लिए, और ये जो 2 दिन ट्वीट कर दिया तो एक ही बार आ गए बोलने के लिए, इतना कोई बोलने वाला नहीं है। उस समय आर्टिकल 370 को हटाया, फंडामेंटल राइट जम्मू एंड कश्मीर में नुकसान हुआ, कई सारा पिटीशन है, वो तो आप लंबा साल से चला रहे हैं, और एक जो बोल दिया आप अभी तुरंत एक्शन ले लिए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। क्लासिकल पॉइंट है जी, कोर्ट पे लगा तो कोर्ट को चोट, आदमी को लगा तो आदमी पे चोट नहीं है, या स्टेट पे चोट नहीं है। अब देख रहे हो क्रिटिक्स ऐसे क्रिटिक्स नहीं बनता है। देखो, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज सच स्टेटमेंट आर प्रोटेक्टेड, जानते हैं आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, ठीक है, एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड, तो देना चाहिए आपको, इट मस्ट बी गिवन। The judgment would prevent open and free discussion on the role of Indian democracy and weakens India's constitutional democracy. यदि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत ले लिए तो आप जो कह रहे हैं कि प्रजातंत्र लोकतंत्र, इसका तो कत्ल आप ही कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। When 4 अच्छा ये बात करिए, जब 4 जज सुप्रीम कोर्ट चला आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वही गगोई साहब उस समय नहीं थे, 4 आगे कि नहीं आए। इंडिया में पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बाकी 4 जज निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो बहुत तलका मचा था उस समय, याद करो तुम लोग, 19 का बात है जी, न्यूज़ में ये भर साल चला था एडिटोरियल में। तो उस समय आपको क्वेश्चंस कर रहे गवर्नमेंट, व्हाट वाज दैट आल्सो कंटेम्प्ट, क्या वो भी तो कंटेम्प्ट ही था ना। आपने जो 4 गो आदमी मिल के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट बोला था, क्या आपने कंटेम्प्ट नहीं किया? तब तो आपको तो नहीं घेरा चीफ जस्टिस ने उस रेखा को पकड़ के, और अभी दूसरे को घेरने के लगे हैं, तो आप भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदमी है, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदमी है, तो फिर व्हाट अ गुड पॉइंट। पब्लिक ट्रस्ट एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट रेस्ट ऑन फॉर्मर फाउंडेशन दैन द ट्वीट्स, ये ट्वीट कुछ नहीं है जी, ये ट्वीट तो झूठों का चीज़ है, पब्लिक ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे ना, ये जरूरी है, ये फाउंडेशनल वैल्यू है कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोडिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट आर नॉट stereotype phrases, they are impregnated with a lot of meaning and so that requires deeper reflection। ये झूठों का बोल देते कि स्कैंडलाइजिंग, ठीक है ना, ये सब आप उसका वो छुपाने के लिए करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट, ये सही बात भी है, ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है।
इसलिए आदमी डर से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर, जजमेंट के ऊपर बात भी नहीं करता है, डरता है कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत फंस ना जाए। इसका मतलब आर्टिकल, ठीक है, यही बोला है कि फालतू की बात मत करिए, आपसे बड़ा बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है यूके तो 2013 में ही कर लिया था। उस दिन बताए थे ना एडिटोरियल में, भूल गई? उस दिन बताए थे, अभी भी आएगा। 2013 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हटा दिया गया। आया देखो, दूसरा देखो यहाँ पे जो बोले हैं, जज इन द लिबरल डेमोक्रेसी, जैसे यूएस एंड यूके में अलग तरीका है जी उसका। क्यों? क्योंकि यूके पार्लियामेंट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, इसके अंडर कुछ ऐसा होता ही नहीं है। जाओ जिसको जो बोलना है बोलो, ठीक है। यानी कि डिबेट उठा हुआ वहाँ पे, अब इंडिया में भी डिबेट उठ रहा है। फाइनल शब्द क्या कहना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है कि फंडामेंटल को बचाएंगे अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट हैज मेड इट्स क्लियर डे टू डे। यही तो कारण है कि एग्जीक्यूटिव यदि हमला करे पीपल के ऊपर, तो पीपल दौड़ते हुए जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सर देखिए ना, मेरा फंडामेंटल राइट खा गया, बचाइए ना आप। यानी कि फेथ है, और ये फेथ आपके तरफ से बर्बाद हो जाएगा, तो लोग कहाँ जाएगा? क्रिटिसिज्म कैन ओनली मेक सच अ इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर। केवल क्रिटिसिज्म ही आपको, आपके इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर सकता है। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो जानते हो, अच्छी बात है ना। तुम हमको बोल दिए कि सर आप 5 घंटा पढ़ाते हैं, एक टॉपिक और पढ़ा दीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। क्या होगा? तो इससे मेरा निखार आएगा। तो इस तरह का बात करिए ना, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सहने का क्षमता भी होना चाहिए आपके अंदर। और लिबरल आउटलुक टुवर्ड्स क्रिटिक्स ओनली रिफॉर्म्स दैट द कोर्ट्स फंक्शन विदाउट फेयर, और क्या वही बोला, लिबरल आउटलुक होना चाहिए, है ना। इतना ऑर्थोडॉक्सी सोच मत करिए, हैव अ ओपन माइंड। हैंस टू कंक्लूड कंटेम्प्ट मस्ट रूम फॉर डिसीडेंट। इसलिए कंटेम्प्ट मस्ट मेक रूम फॉर डिसीडेंट। डिसीडेंट को बोलने का अधिकार होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत वो मत खींचिए, उसका एक लिबर्टी मिलना चाहिए, उसको एक प्रिविलेज मिलना चाहिए बात करने का, नहीं तो आप सबको फंसा देंगे ऐसे। दैट इज द एंड ऑफ। हाँ।